जिसका लास्ट पार्ट हमने बात की थी बियरिंग की, तो लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक देख लिया था इस टर्मोलॉजी तक कि टर्मोलॉजी हम डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, तो टर्मोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये फिगर आप अब अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये है एसेंट्रिसिटी। ये हो गया मेरा कौन सा, हाउसिंग का वो इनर पार्ट। ठीक है, ये हो गया शाफ्ट, से आप शाफ्ट को देख रहे हो, ये वाली क्या है मेरे पास, शाफ्ट, ऐसे वाली, ये हो गई शाफ्ट। तो ऑब्वियस है ये जो शाफ्ट दिख रही है इसका खुद का सेंटर है, मैंने यहाँ पर माना हुआ है इसे CS, ये इसका खुद का सेंटर है शाफ्ट का। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है एसेंट्रिसिटी। यहाँ से यहाँ तक हो गई ये शाफ्ट की रेडियस RS, यहाँ से यहाँ तक हो गई इस हाउसिंग की रेडियस RH। ये है वो मैक्सिमम गैप जो इन दोनों के बीच में है, दिख रहा है आपको, ये दिस इज दी H मैक्स। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया RH इक्वल टू RS प्लस H max प्लस सॉरी E। ठीक है, दिस इज दी रिलेशन। ठीक है, आप टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं एक एक करके। ठीक, तो प्लीज टर्मिनोलॉजी को लिख लीजिएगा। अब रेडियल की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो रेडियल के लिए खुद की टर्मिनोलॉजी बनती है, इसका फिगर जस्ट मैं इसके बाद बना दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी वाली हिसाब तो आप क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो अब मैं एक ग्राफ और बना के, एक फिगर और बना के जल्दी से हम इस चीज को कंप्लीट करते हैं। ये चीज हो गई थी हमारी यहाँ पर। ठीक है, इसका अब एक फिगर और, एक फिगर और कौन सा, इस वाले फिगर को मैं यहाँ से ऐसे बनाऊंगा। अब देखते हैं आप इसे समझोगे या नहीं। ये वाली चीज है कुछ ऐसी, क्या ये और ये ऐसे ही, फिर यहाँ ये, फिर ये, फिर ये। अब देखते हैं ये वाली चीज आप फील करते भी हो या नहीं, है ना। अब बीच में क्या है, बीच में है ये ऐसे, ये लाइन खींचो ए, और ऑब्वियस है हम मान के क्या चलेंगे, एकदम सिमेट्रिक केस। देखते हैं कुछ समझ में आता है मेरा फिगर या नहीं। ठीक है, ये है इसमें लुब्रिकेशन। चलो भाई अच्छी बात है, मतलब आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। अब प्लीज ये मत सोचना कि लुब्रिकेशन बह जाएगा, है ना, वो अरेंजमेंट मुझे ना ही समझाना ना ही आपको समझना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कॉलर्स लगे होते हैं तो उसके हिसाब से ये लुब्रिकेशन यहाँ पर लगा रहता है, स्लीव्स लगे होते हैं। ठीक है, मतलब ऑयल रिंग्स बोलते हैं उन्हें, जिसमें से ऑयल बाहर नहीं निकलता, सीलिंग्स होती हैं। ठीक है, तो वो चीजें हमें नहीं पढ़नी है तो उसकी टेंशन मतलब। अभी यहाँ से ये दिख रहा है कि ये जो ऊपर वाली चीजें हैं, ये ऊपर और नीचे ये सिमेट्रिकल चीजें आ रही हैं, ये क्या है, खुद में एक हाउसिंग है। अगर आप इधर से देखोगे तो ये ग्रीन वाली हाउसिंग का इनर दिखेगा, है ना, ऊपर से हाउसिंग ऐसे जा रही होगी। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं समझ में नहीं आ रहा सुरभि जी, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सामने से अगर इसे देखोगे तो ग्रीन वाला पार्ट ऐसे तो दिखेगा ना, इधर से देखने पर या कहीं पर भी देख लो, ऐसे देखोगे तो ग्रीन वाला पार्ट ऐसा दिख रहा होगा। ये वाला जो ग्रीन वाला इनर है ना, ये इनर, ये वाली चीजें ऐसे दिख रही होंगी, इसमें से शाफ्ट दिख रही होगी आपको ये आती हुई। मैं क्या मान के चल रहा हूँ इसको, फिलहाल अभी टर्मिनोलॉजी दिखाते हुए यहाँ मान रहे हो सिमेट्रिक, फिलहाल टर्मिनोलॉजी दिखाने के लिए सिमेट्रिक मान रहे हो, जबकि आपको पता है हाइड्रोडायनेमिक है तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ये मैं किसकी इमेजिनेशन करके और किसके लिए मैं टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ, दिस फॉर द रेडियल बियरिंग्स। ये जो टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ ये हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोडायनेमिक के लिए नहीं, ये है रेडियल बियरिंग्स, या जिसे दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, जनरल नहीं, जर्नल बियरिंग्स। ये क्या हो जाती है मेरी, जर्नल बियरिंग्स। ठीक है, तो जर्नल बियरिंग या रेडियल बियरिंग में आपको ये जो चीजें दिख रही हैं, इसमें एक होता है हमारे पास लार्ज बियरिंग, स्मॉल बियरिंग, मीडियम बियरिंग। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ये क्या है, ये क्या दिख रही है, लेंथ दिख रही है। ठीक है, अब जैसे जर्नल वर्ड आया, ये जर्नल वर्ड रियल में क्या है, जर्नल वर्ड ध्यान से सुनना, जर्नल वर्ड वो पार्ट है जो कि बियरिंग के अंदर शाफ्ट वाला है। नहीं समझ में आया, जर्नल वर्ड वो पार्ट है ऑफ द शाफ्ट जो सिर्फ और सिर्फ बियरिंग के अंदर लाई करता है। शाफ्ट तो इधर भी है, इधर भी है रेडियल में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो बियरिंग के अंदर लाई करने वाला पार्ट है शाफ्ट का, वो कितना है, इतना है ना। ठीक है,
इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। यही पार्ट कहलाता है जर्नल। तो ये क्या है, ये जो मैंने एल दिखाई है, दिस इज दी बियरिंग लेंथ। हाँ बात ठीक है, बियरिंग लेंथ भी तो है, बियरिंग डायमीटर ये हो गया, बियरिंग लेंथ क्या होगी अंदर की तरफ, मतलब जो इसमें दिख रही है वो इधर की तरफ। समझ में आ भी रहा है आशा जी, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब फील हो रहा है ये फिगर आपका इधर से नहीं है, ये फिगर उस साइड से है। जब ऐसे देखोगे तो ये चीज ये दिख रही है, इसको अगर इधर से देखोगे तो ये दिखेगा। तो यहाँ जो बियरिंग लेंथ है एल, वही मेरी क्या कहलाती है, जर्नल, सॉरी मैं खुद ही बोल गया जी, जर्नल लेंथ। ये क्या कहलाती है, जर्नल लेंथ। तो बियरिंग लेंथ और जर्नल लेंथ ये दोनों ही क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी सेम। दूसरी बात, डाया ऑफ द जर्नल क्या होगा, डाया ऑफ द जर्नल, शाफ्ट का डाया। डाया ऑफ द जर्नल क्या है, शाफ्ट डाया। ये जो है ये क्लियरेंस, इस क्लियरेंस को हम बहुत ही कम मानते हैं। तो हम यहाँ पर जो बियरिंग का डाया लेके चलेंगे, दैट इज दी, जो शाफ्ट का डाया है वही मेरा क्या हुआ, शाफ्ट डाया is called as the journal dia. Shaft dia is called as the journal dia. ठीक है, बस अभी क्या करना है, ये मैंने डी लिया हुआ है, ये मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ये वाला पार्ट, दिस इज द D1। इसको मैं लेके चल रहा हूँ D1, अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी। ये डी ले लिया, इसे ले लिया D1। अभी जो ये D1 है, अब देखना यहां पर ये क्या है, दिस इज द क्लियरेंस। क्लियरेंस को क्या मैंने बोला, C दिख रहा है, तो इधर भी क्या होगा, क्लियरेंस C। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने कहा रेडियल क्लियरेंस, टर्मिनोलॉजी शुरू हो गई है, रेडियल क्लियरेंस, तो रेडियल क्लियरेंस क्या कहलाएगी मेरी, रेडियल क्लियरेंस क्या कहलाएगी, दिस इज द सी। रेडियल क्लियरेंस सी मतलब ये है ना सेंटर, ये वाली एक्सेस है ना, इस एक्सेस से रेडियल वाइज तो ये सी ही है ना क्लियरेंस। मैं डायमीटर वाइज नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये सिर्फ और सिर्फ रेडियल वाइज है, मतलब एक साइड कितनी क्लियरेंस, सी। तो इस सी को हम बोलते हैं रेडियल क्लियरेंस। कितनी हो जाएगी, D1/2 में से D/2 घटा दो, D1/2 में से D/2 घटा दोगे, क्या बन जाएगी, C। कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मैं कहूं डायमेट्रल क्लियरेंस, ये टर्मिनोलॉजी शुरू है हो चुकी है, अब मैं कहता हूं डायमेट्रल क्लियरेंस, तो उसके लिए हम नोटेशन यूज कर रहे हैं C1। तो C1 क्या होगा, वो डायमीटर वाइज कितनी, C प्लस C। C क्या हो गया, 2C। कोई दिक्कत, डायमीटर क्लियरेंस मतलब जो डायमीटर के अलोंग है, तो डायमीटर के अलोंग कितनी क्लियरेंस हो गई, ये C और ये C, तो हो गई ना 2C। कोई दिक्कत नहीं, 2C। तो यहां से C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब D1 माइनस D। D1 टोटल में से, टोटल जो गैप है उसमें से आप D के डायमीटर को घटा दोगे, शाफ्ट के डायमीटर को कितना बच जाएगा, 2C बच जाएगा, मतलब C1 बच जाएगा। क्लियर है, दोनों टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दो हो गई। अब हाँ, एक आ जाता है लेंथ, लार्ज बियरिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग हम ऐसे भी बोल देते हैं, लार्ज बियरिंग, मीडियम बियरिंग एंड स्मॉल बियरिंग। ठीक है, स्मॉल बियरिंग ये कैसे कैसे क्लासिफाई होती हैं, इसको समझिए। लार्ज बियरिंग का मतलब क्या है, जब L/D रेशियो, ध्यान से देखना, L/D रेशियो, लेंथ ऑफ द जर्नल एंड डाया ऑफ द जर्नल, जब L/D रेशियो इज ग्रेटर देन 1 तो कहलाता है ये लार्ज बियरिंग। यहां सीधा हो गया, L/D रेशियो इज ग्रेटर देन, मतलब लेंथ अगर ज्यादा है किससे, डायमीटर से, तो ये कहलाती है लार्ज बियरिंग। लेंथ वाइज, डायमीटर वाइज नहीं सोचते हैं, ठीक है, लेंथ वाइज सोचते हैं बियरिंग को। सेकंड है मीडियम बियरिंग। मीडियम बियरिंग क्या, मीडियम बियरिंग को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बियरिंग, है ना, ठीक है। मीडियम बियरिंग को स्क्वायर बियरिंग है ना। ये लार्ज बियरिंग को हम दूसरा नाम ले लेते हैं लॉन्ग बियरिंग, इसका नाम हो जाता है लॉन्ग बियरिंग, और स्मॉल बियरिंग का नाम हो जाता है शॉर्ट बियरिंग। इसमें भी लिखता हूँ क्या लिखता हूँ। अब देखो स्क्वायर बियरिंग या मीडियम बियरिंग का मीनिंग क्या हुआ, जो स्क्वायर बियरिंग होगा उसमें L/D इक्वल टू क्या है, 1, मतलब जितनी जर्नल लेंथ है उतनी ही जर्नल डाया है, तो ये जो है ये स्क्वायर बियरिंग कहलाती है। तो यहाँ हो गई स्क्वायर बियरिंग। नेक्स्ट है स्मॉल बियरिंग या शॉर्ट बियरिंग। इसमें क्या होता है, L/D इज लेस देन 1, इसका मतलब ये है शॉर्ट बियरिंग। इसमें क्या हुआ, इसमें डाया ज्यादा है, डाया ज्यादा है, ये छोटा सा, ठीक है, लेंथ छोटी।
सोच पा रहे हो? ठीक है, बस ये हमारे क्लासिफिकेशन है। अब एक बात बताना, जो लार्ज बेयरिंग है इसको हम कैसा सोच सकते हैं? देखना जरा, ऐसे लार्ज बेयरिंग होगी नहीं, अगर आप लार्ज बेयरिंग सोचोगे तो आप एक तरह से इस शाफ्ट को ऐसे सपोर्ट दे रहे हो ना, मतलब इसे आप एक तरह से फिक्स मान सकते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट मान सकते हैं। लार्ज बेयरिंग एज ए फिक्स्ड सपोर्ट यूज हो सकता है सोम में, लार्ज बेयरिंग एज ए फिक्स्ड सपोर्ट यूज होता है, क्योंकि क्या दे देगा ये मोमेंट भी क्रिएट करवा देगा, है ना। लार्ज बेयरिंग है ना, तो मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। एक ये चीज है, इसको अगर ऐसे पकड़ोगे तो ये ऐसे हो रहा है, इसको अगर ऐसे पकड़ोगे तो सोचो फिक्सिटी आ रही है ना, बस तो यही चीज है, समझ रहे हो। लेंथ अगर ज्यादा तो फिक्सिटी, और फिक्सिटी ज्यादा तो यहाँ पर देखो ये फिक्स हो गया ना। ऐसे मूवमेंट जाना चाह रहा था, मैंने इस वाले हाथ से इसे रोक दिया, इस वाली उंगली से इसे रोक दिया, देखो, है ना। बात क्लियर है? अगर ये सिर्फ ऐसे पकड़ूंगा तो ये क्या है, मेरी शॉर्ट बेयरिंग है कि नहीं, ऐसे छोटी और डायमीटर मान लीजिए बड़ी, ठीक है। तो ऐसे करके तो आप बताओ ये चीज तो ऐसे चली जाएगी, तो इसे शॉर्ट बेयरिंग को हम क्या बोल देते हैं, सिंपली सपोर्टेड एंड, इसे क्या बोल देते हैं, सिंपली सपोर्टेड। और जो लार्ज बेयरिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एंड्स, फिक्स्ड सपोर्ट या फिक्स्ड एंड्स। बात एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ गया? छोटा सा मैंने कुछ समझाने की कोशिश की। ऐसे ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारी सिंपली सपोर्टेड की तरह यूज होती है, स्क्वायर भी, ठीक है। जो लार्ज बेयरिंग है वही हमारी फिक्स्ड सपोर्ट की तरह यूज होती है। कोई दिक्कत इस चीज में? समझ में आ गई चीजें, छोटी छोटी चीजें थी, ठीक है। अब चलो, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं हमारे क्लेंस रेशियो की तरफ। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है बस, एसेंट्रिसिटी है, बेयरिंग प्रेशर है, एसेंट्रिसिटी रेशियो है, ये बहुत ही, हाँ हाँ जल्दी से बना लो इन्हें, हाँ जल्दी से इन्हें बना लो, और बस टर्मिनोलॉजी की बातें खत्म होने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे फॉर्मूले रह जाएंगे, ठीक है, फिर हमारा रोलर बेयरिंग शुरू हो जाएगा। और सही जा रहे हैं, आज बेयरिंग हो जाएगा और उसके बाद हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने क्लच कंप्लीट किया, बेयरिंग कंप्लीट किया, और हम हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे कौन से जो रिमेनिंग रह गए, गियर के, क्लच के, एंड कोशिश में बेयरिंग के भी कर रहा हूँ, बेयरिंग के भी आज निपटा लें, है ना। तो हम 4:15 4:30 तक फ्री हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ जाके आप रिवाइज वगैरह कर लेना, ठीक है। संडे मिल गया, अच्छा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा हमारा बेयरिंग वगैरह खत्म हो गया। अब कोशिश में यही करूंगा कल हमारा एमडी खत्म हो जाए, अगर कल नहीं होता तो परसों तो फाइनली खत्म हो जाएगा। कल अगर मैंने खत्म नहीं किया तो कल होगा। हमारा, हाँ, यूकेपीएससी के हिसाब से लगभग हमारा एक तरह से 90% सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, हो गया बस, एक तरह से ही समझ लो, ठीक है। बस क्या है, हमारे पास प्रोडक्शन का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। मैं आपसे पहले भी बोल रहा था, प्रोडक्शन का जो पार्ट है वो हम कैसे करने वाले हैं, फोटोज एंड क्वेश्चंस, क्वेश्चन की हेल्प से मैं उन क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। मैंने आपसे ना आते ही आज एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा, हमें 90% की तरफ भागना है, 10% को छोड़ देना है। छोड़ने का सेंस क्या है, 10% को थ्योरी के थ्रू नहीं जाना, क्वेश्चन के थ्रू जाना है सीधे, बस उतना काफी है। हमें 90% को फिर से करना है रिकॉल, पिछला रिवाइज नहीं होगा, तो इसलिए हमें 90% को रिकॉल करना है 21 तारीख से, चाहे कितना भी हमारा थ्योरी छूटे, चाहे कितना भी ना छूटे, हमें 21 से करना है रिकॉल क्वेश्चंस को। रिवीजन हमारा स्टार्ट है 21 से, हम मतलब डिले नहीं करेंगे कि हमारी थ्योरी क्या बच रही है क्या नहीं बच रही है, हमें सीधा रिकॉल करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस में मैं उनका पार्ट ले लूंगा जो हमारा 10% छोटे 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 छोटा बचा हुआ है। लाइक जैसे आज आप ही बता रहे थे वो पुलिस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पुलिस वाला जो हमारे पास फलक्रम वगैरह होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, जैसे है ना मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह, वो छोटी छोटी चीजें हैं। तो जैसे वो किसी का क्वेश्चन रखा ना मैंने, लाइक मैकेनिक एडवांटेज का, उसी में बता दिया टॉगल पोजिशन क्या होती है, उसी में बता दिया लैम्डा क्या होता है, हो गया। तो ये क्वेश्चन उससे उतना ही आने वाला है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो हमारे छूटे हैं ना, उसकी आप टेंशन इस तरह से मत लेना, सिस्टम ऑफ पुलिस वगैरह, ठीक है। हाँ, मेट्रोलॉजी का भी है, उसमें आपके प्रोडक्शन में काफी सारी चीजें हैं, छोटी 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 हुई, लाइक सीएनसी भी है ना। उन चीजों को भी कर लेंगे, लाइक वैसे उसमें है नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ नहीं है इतना ना, बट फिर भी हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन ले लेंगे जो प्रीवियस इसमें है जेई में, और चीजों को नहीं छुएंगे, है ना, बस जेई को छुएंगे। 21 तारीख से कंटिन्यू करना है उसी चीज को, ठीक है। जितना भी करना है 20 तारीख तक हमें ये करना है, थ्योरी वाली चीजें जो हमारा थ्योरी चल रहा है। सर उम्मीद है शायद 21 या 22 तक कंप्लीट कर देंगे।
हाँ, क्योंकि वो उनको जाना भी है ना फिर, तो 21 या 22 तक वो कंप्लीट कर देंगे। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में हम ऐसा कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि सर्वे जा रहे हैं, ऑब्वियसली रिवाइज करना है तो हम थर्मल भी रिवाइज करेंगे, इंडस्ट्रियल भी रिवाइज करेंगे, मतलब क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन भी चलेंगे हमारे, है ना। मैं सारे सब्जेक्ट के लेके चलूंगा क्योंकि सर तो चले ही जाएंगे फिर, है ना, वो ऑफ पर रहेंगे, तो फिर मैं सारे सब्जेक्ट के लेके चलूंगा। ठीक है, थर्मल वगैरह सभी हम लेके चलेंगे। शुरू में मैं ट्राई करूंगा, आपका जो पार्ट है प्रोडक्शन का तो देखो चलता रहेगा, प्रोडक्शन के तो मैं 1-1 घंटे डेली लेके चलूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन एक ऐसी चीज होती है हमेशा, चाहे वो गेट हो चाहे वो आपका एई जेई हो, प्रोडक्शन कंटिन्यूटी में चलनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन बहुत लेंथी होता है। तो वो 1-1 घंटा डेली लेके चलूंगा। ठीक है, कि हाँ भाई आज ये वाली करके आ जाना, कास्टिंग प्रोडक्शन जो भी आपको एक्स्ट्रा करना है वो करके आ जाना 1-1 घंटा। बाकी शुरू वाले से स्टार्ट करेंगे जो आपका काफी टाइम हो चुका है, लाइक एफएम, मटेरियल साइंस या एफएम। आई थिंक एफएम, क्योंकि मटेरियल साइंस क्या होगा ना, प्रोडक्शन जैसा हो जाएगा, वो हम प्रोडक्शन के टाइम में रखेंगे ना 1 घंटे में, वो 1-1 घंटे में डेली बेसिस पर करेंगे। मटेरियल साइंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और मेट्रोलॉजी हो गया, सीएनसी, ये सब 1 घंटे में रखे करेंगे डेली बेसिस पर, है ना। मटेरियल साइंस प्रोडक्शन में आ जाएगी। ठीक है, मेट्रोलॉजी भी ले लेंगे, छोटा छोटा पार्ट ले लेंगे, सीएनसी भी लेना है अभी। ऐसे करके चले, चलो ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट शाम को 5:30 बजे भाई, वो आपकी अलग से जिम्मेदारी है, वो अलग से जिम्मेदारी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, ऐसा कुछ होता है तो ठीक है। देखो उम्मीद तो है, बट फिर भी हम और भी चीजें करेंगे जरूर, बाय द क्वेश्चंस हम करेंगे, सीएनसी वीएनसी सब लेके चलेंगे बाय द क्वेश्चंस। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा बने रहना क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि 21 तारीख के बाद मैं थ्योरी के लिए नहीं बुला रहा हूँ, जो आप घर पे करोगे ना, घर पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करोगे, उसी के लिए मैं यहाँ बुला रहा हूँ। बस आपको आने जाने का टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है, बाकी आपको यहाँ पर भी वही मिलेगा जो आपको घर पे करना था 21 तारीख के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं थ्योरी पढ़ाने पे लग जाऊंगा, है ना। ठीक है, चलो, तो हाँ बोलो, क्लासेस टाइम अपना देख लेंगे, 10 बजे से रख लेंगे, 9 बजे से रख लेंगे, जैसा भी सुटेबल लगेगा। ठीक है, पर 5:30, वही ना, 5:30 से आप टेस्ट भी देना है, तो आप चाहे तो 10 से आ जाओ, दिन से रख लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 11 के हिसाब से रख लेंगे, 11 बजे से आ जाना आप, 11 से 7 बजे तक रहना, फिर 11 से 5 बजे तक क्लासेस करते हैं, और फिर 5 बजे से 5:30 बजे के आसपास आप टेस्ट देने चले जाना, टेस्ट देना, 7:30 बजे तक फ्री होते थे, है ना। हाँ, जितना जल्दी हो जाए करके, और चलो, हाँ जितना जल्दी हो जाए करके चलो। ठीक, पर अच्छी बात है। चलो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारा सबसे पहला रहेगा। ठीक है, ईएम सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ईएम सबसे पहला। साथ ही बस एक चीज है, मैं मैन्युफैक्चरिंग को शुरू वाले दिन से रखूंगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग 1 घंटे का रहेगा। हाँ, वो डिपेंड करता है। ठीक है, मैं उसके सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी जेई के क्वेश्चन है, सब आपसे करवाने वाला हूँ फिर से, सारे, सब कुछ है उसमें मिक्स, उसमें सब कुछ मिक्स है, सब कुछ मिक्स है, सब यूपीपी के सब कुछ। नहीं नहीं, 1 घंटा प्रोडक्शन हो गया, थर्मल वाला ना हमारी कंटिन्यूएशन में एक दिन आ जाएगा, लाइक जैसे ईएम हुआ, इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। फ्लूइड मशीनरी, अरे यार उसका कुछ गड़बड़ हो जाए कि फ्लूइड मशीनरी भी पूरा हो जाए। ठीक है, चलो पहले एक काम करते हैं, जैसे ईएम वगैरह है ना, ईएम को ऐसा नहीं करेंगे बहुत लेंदी, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ लेके चले, और एक दिन में बस आपको ये है कि 20 तारीख की रात को रिवाइज करना है, ईएम रिवाइज करके फिर आना, जिससे ये क्वेश्चन ना इजी हो जाए, जल्दी हो जाए। बस बस उतना ही है, उतना ही है, जितना डायनामिक्स है बस उतना ही है। बस हाँ, वो छोटी चीज छोड़ी है मैंने, लाइक ट्रस्ट छोड़ी है, पुली छोड़ी है। ट्रस्ट जिस टाइम पर क्वेश्चन आ जाएगा, मैं उसी टाइम पर ट्रस्ट को समझा दूंगा क्या क्या होता है, सीधा पता है, एक फॉर्मूला आता है, इक्वल टू 2j-3 बस, हाँ बस यही। ठीक है, आपको बाइसेक्शन मेथड के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वहां नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं मिलने। ठीक है, हाँ, छोटी छोटी चीजें हम, ऐसा नहीं है कि बस भागेंगे, ऑब्वियस है, देखो यूट्यूब ना होने का फायदा ये रहेगा कि आप कम से कम पूछ सकते हो, ठीक है, और मैं यहाँ बता सकता हूँ, तो वो चीज रहेगी, उसमें फायदा रहेगा।
ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि देखो टाइम फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा, टाइम एक्स्ट्रा नहीं करना। तो यहाँ तक हो गया, ये टर्मिनोलॉजी हो गई। ठीक है, अब मैं कुछ बात करने वाला था यहाँ पर, कुछ टर्मिनोलॉजी है, 2-3 टर्मिनोलॉजी बस। एक लिखिएगा डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो, ऐसे लिखना डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो। एक नई टर्मिनोलॉजी लिखना डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो, यहाँ से दिख भी जाएगा आपको। diametral clearance ratio, it is called as CYD. Diametral clearance ratio, it is called as CYD. Diametral clearance ratio जो आपने लिखा अभी, ये जो भी नंबर चल रहा होगा आपका, diametral clearance ratio, it is called as CYD. C क्या है हमारे पास, रेडियल क्लियरेंस है ना, CYD क्या है हमारे पास, जर्नल का डायमीटर। ठीक है, तो अगर इसे C1 के टर्म्स में लिखना है तो क्या हो जाएगा, C2C1 डिवाइडेड बाई D, सॉरी C1Y2 डिवाइडेड बाई D, है ना। ये डायोप्साफ्ट है, D तो हमारे पास डायोप्साफ्ट है, ये क्या हो जाएगा, CYD को हम CYD लिखें या फिर C1Y2D लिखें, है ना। C1Y2 लिखा ना, C को C1Y2, विजय जी कहाँ कंफ्यूज हो गए, C को मैंने C1Y2 लिख दिया, है ना, तो D हो गया। और D और D1 में रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, वो फिर C का रिलेशन है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि C1 हमारे पास क्या है, 2C है। ठीक है, चलो एक सेकंड, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई इसमें। मैंने आपसे बोला डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो इज इक्वल टू C, एक सेकंड, ये C1YD होना चाहिए ना कि CYD। दिस इज दी छोटी सी एक गड़बड़ हो गई, सॉरी। हाँ ये ना, ये एक सेकंड, अगर हमने ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है D, हाँ तो एक सेकंड, ठीक तो है, नीचे लिखा हुआ है D, तो उसके हिसाब से क्या आएगा इस वाले फॉर्मूले में C। हाँ तो यहाँ एक गड़बड़ है ना, ये है रेडियल क्लियरेंस, क्या बोले थे इसे, रेडियल क्लियरेंस। तो ये कौन सा है, ये डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो नहीं है, फिर ये क्या बन के आ जाएगा, रेडियल क्लियरेंस रेशियो। थोड़ा सा यहाँ मैंने एक चीज दोनों को मिक्स कर दिया, प्लीज इस चीज को ऐसे कर लो। जब मैंने डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो लिखा ना, डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो, तो डायमेट्रल क्लियरेंस कौन सी होती है, C1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, जो डायमीटर है, डायमीटर कितनी है हमारे पास, D। ठीक है, जर्नल की डायमीटर कितनी है, D, तो C1YD होगा ये। अगर मैं लिखूंगा इसे रेडियल क्लियरेंस रेशियो, रेडियल क्लियरेंस रेशियो, तो अब क्या, ये C1/D1 मत कर देना, D1 वाला कोई रोल नहीं है, D हमारे लिए जर्नल का D ही चलता है। ठीक है, रेडियल क्लियरेंस रेशियो क्या होगा, रेडियल क्लियरेंस कितनी है, C डिवाइड बाय रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, D/2, रेडियस कितनी है, D/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2CYD। ठीक है, तो ये है रेडियल क्लियरेंस रेशियो और ये है डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो। अब बताना दोनों ही क्या है, बराबर है या नहीं। ठीक है, C1 कितना हो गया मेरा, 2C के बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों हमारे रेडियल क्लियरेंस रेशियो एंड डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया मैंने क्या बोला। मैंने बोला डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो लिखोगे तो डायमीटर वाइज क्लियरेंस कितनी थी, C1 मतलब 2C, C1 डिवाइडेड बाई D लिखोगे। और अगर रेडियल क्लियरेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे, जो रेडियल क्लियरेंस है C डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस क्या है, D की रेडियस, रेडियस तो D/2 है ना। ठीक है, तो रेडियल क्लियरेंस रेशियो में रेडियस आएगी ना कि डायमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी ये है, एक है हमारे पास बियरिंग प्रेशर। अब नेक्स्ट वाले फिगर पे आ जाते हैं, दिस इज द बियरिंग प्रेशर, ये है मेरा बियरिंग प्रेशर। नेक्स्ट आप जैसे भी जो भी नंबर लिख रहे हो, शायद चौथा नंबर हो जाएगा ये, बियरिंग प्रेशर। बियरिंग प्रेशर ये क्या होता है, ये है ये चीज, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी आपने ये देखा था, अगर आप इसे ऊपर से देखो, ऐसे ऊपर से कैसा दिखेगा, ये ऊपर से देखने पर भी कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, जैसा इधर से देखने पर दिख रहा है वैसे ही ऊपर से देखने पर दिख रहा है। ठीक है, तो आपने जब ये वेट देखा इसका
किसका, या जो इस पर लोड लग रहा है, एसिड पर डब्ल्यू लग रहा है, डब्ल्यू इस पर लोड लग रहा है। तो ये मान लीजिए हमारे पास बियरिंग वाला सेंस है जो मैंने अभी पढ़ा, डब्ल्यू ऐसे लोड लग रहा है, ये बियरिंग है। अगर आपने इसे 3D में ऐसे सोच रखा है अपने माइंड में, तो ये बताना ये डब्ल्यू जो लग रहा है इसका ऑब्वियस एक रिएक्शन आ जाएगा इधर से। तो अब जरा सोचना ये कितने से कटता हुआ दिखेगा, फिगर कुछ ऐसा दिखेगा या नहीं। ऐसा देखना, डब्ल्यू के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा दिखेगा, डब्ल्यू के परपेंडिकुलर एरिया क्या ये दिखेगा, कुछ फील हो पा रहा है, ये डब्ल्यू के परपेंडिकुलर क्या ये एरिया फील हो पा रहा है, ऐसे डब्ल्यू ऐसे लग रहा है, ये शाफ्ट ऐसे है, परपेंडिकुलर एरिया ये गया है ना। तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर एरिया जर्नल के अंदर, जिस लेंथ एल है ना, और डायमीटर कितनी है डी, तो लेंथ एल मतलब ये कितना होगा, ये होगा एल। जर्नल के अंदर की बात कर रहा हूँ, आगे की बात नहीं कर रहा, शाफ्ट तो आगे भी होगी, मैं जर्नल के अंदर की बात कर रहा हूँ, एल इंटू डी। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा इसे बोलते हैं बियरिंग प्रेशर। तो बियरिंग प्रेशर हमारे लिए क्या हो गया, फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया कितना हो गया एल इंटू डी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, बस ये वाला एरिया लिया जाता है। बेरिंग प्रेशर इक्वल टू डब्ल्यू जो कि फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर, अपॉन में एल इंटू डी। बढ़िया यार, बस लास्ट बचा है एसेंट्रिसिटी रेशियो। एसेंट्रिसिटी रेशियो, उसके बाद हमारी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग शुरू, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट खत्म होगी, एंटी फ्रिक्शन। ठीक है, यहां तक हो गया, बना लो जल्दी से। बेरिंग वाला देखो हाइड्रोस्टैटिक खत्म होने वाला है, सॉरी ये रेडियल वाली खत्म होने वाली है, जर्नल बेरिंग खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद दो चीजें और पढ़ानी है इसमें खत्म, उसके बाद आपकी रोलर बेरिंग बची है। ठीक है, इसमें दो चीजों में क्या है, टर्मिनोलॉजी में एक चीज बची है, बाकी सोमरफेल्ड नंबर है। सोमरफेल्ड नंबर होते ही ये चीज खत्म, क्वेश्चन सोमरफेल्ड से भी आते हैं। फिर हमारा रोलर बेरिंग रह जाएगा, रोलिंग बेरिंग को खत्म करके और बस बेरिंग चैप्टर खत्म। बेरिंग चैप्टर पता है बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है ये, ठीक है, बट हाँ इतना है यूकेपीएससी के हिसाब से ज्यादा ही है, जितना ही मैंने अभी आपको पढ़ाया। अच्छा, अब कुछ याद नहीं आ रहा है, चलो सही। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अब नेक्स्ट टर्म है असेंट्रिसिटी रेशियो। नेक्स्ट लिखिएगा असेंट्रिसिटी रेशियो। असेंट्रिसिटी रेशियो का असेंट्रिसिटी रेशियो, इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है, इसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है असेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय रेडियल क्लियरेंस। असेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय रेडियल क्लियरेंस। अब असेंट्रिसिटी कितनी है, ई। अब याद करो असेंट्रिसिटी रेशियो किस में आएगा, हाइड्रोस्टैटिक में, हाइड्रोडायनेमिक में। ये आएगा हमेशा हाइड्रोडायनेमिक में, हाइड्रोस्टैटिक में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम कंबाइंड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ असेंट्रिसिटी रेशियो ई अपॉन में रेडियल क्लियरेंस कितनी है, रेडियल क्लियरेंस सी से रिप्रेजेंट की थी, सी 1 से क्या है, डायमीटर क्लियरेंस है, 2 सी है वो, तो ई बाई सी हो गया। ई की वैल्यू हमने अभी क्या पढ़ी थी, असेंट्रिसिटी हमने क्या पढ़ी थी, एक जगह पढ़ा था हमने रिलेशन कुछ किया, आर एच इक्वल टू था आर एस प्लस में ई प्लस में एच नोट या एच मैक्स, है ना। तो हमने इसको ई को अगर निकाला तो ई क्या हो जाएगी, यहाँ से आर एच माइनस में आर एस माइनस में एच मैक्स, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, आर एस क्या है, एक तरह से शाफ्ट, ये क्या है, होल। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या बन के आ गई, ये असेंट्रिसिटी की वैल्यूज बन के आ गई मेरी, आर एच माइनस आर एस माइनस में एच डिवाइडेड बाई सी। अब एक बात बताना, आर एच माइनस आर एक्स क्या होगा, होल का और शाफ्ट का डिफरेंस। ध्यान से देखना जरा, ये है होल की रेडियस, है ना, आर ये क्या हो गया, होल की रेडियस मतलब हाउसिंग की रेडियस एक तरह से, और ये क्या हो गई, शाफ्ट की रेडियस मतलब आर एस। तो इसमें डिफरेंस कितना बन गया मेरा, सी तो बन गया।
देख रहे हो, थ्योरेटिकली ये है ना जो हमने सेंटर से माना हुआ है, बट अब जब हमने हाइड्रोडायनेमिक में देखा तो हाइड्रोडायनेमिक में यही वैल्यू हमारी क्या दे देगी, ये वैल्यू मेरी सी दे देगी। तो ये हो गया सी माइनस एच अपॉन में सी, वो एच में एक्स अंडरस्टूड है, तो ये 1 माइनस में एच अपॉन सी फॉर्मूला बन गया किसका, एसेंट्रिसिटी रेशियो का। तो ये एसेंट्रिसिटी रेशियो के डायरेक्ट फॉर्मूले कभी भी आ सकते हैं, तो याद रखना एसेंट्रिसिटी रेशियो क्या क्या बन गया, 1 माइनस एच बाई सी, याद रखना बस। ये सी क्या था, ये रेडियल क्लियरेंस थी, ये डायमेट्रियल क्लियरेंस नहीं है। अगर इसे डायमेट्रियल क्लियरेंस लिखोगे तो फिर क्या हो गई, ये 1 माइनस एच बाई सी वन, क्या हो जाएगा, सी को क्या लिखोगे, सी वन बाई टू, तो टू पहुंच जाएगा ऊपर, है ना। फॉर्मूला कभी कभी ये भी मिल सकता है 1 माइनस टू एच वाई सी वन, याद रखना सी वन मतलब डायमीटर क्लियरेंस वाला, है ना। रेडियल को लिखोगे तो 1 माइनस एच वाई सी है, फिर वहां टू नहीं। क्लियर, ये हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग्स, मतलब रेडियल और जर्नल बेयरिंग। ठीक है, अब आ जाता है रेडियल बेयरिंग और जर्नल बेयरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है जो यूज होता है, इनसे रिलेटेड। इनसे रिलेटेड का मतलब, हाँ, आपको वो सोमरफेल्ड नंबर जो मैं बोलने वाला हूँ ना, वो सोमरफेल्ड नंबर ये याद रहेगा क्योंकि आपने टर्मिनोलॉजी समझ ली। इसमें होता है लुब्रिकेशन यूज। क्या होता है इसमें, लुब्रिकेशन, है ना। इसमें कोई रोलर थोड़ी है, इनर रेस आउटर रेस का तो कहानी नहीं बोली हमने, क्या बोला, लुब्रिकेशन, इसके बीच में लुब्रिकेशन है। ठीक है, अब ये लुब्रिकेशन जो है दिख रहा है ना, इसके अंदर लुब्रिकेशन दिख रहा है ये वाला, तो लुब्रिकेशन है, तो लुब्रिकेशन में विस्कोसिटी तो होगी ना 100%। ये तो यहाँ का फ्रिक्शन है ना, बस। तो सोमरफेल्ड नंबर में विस्कोसिटी होती है, तो आप समझ जाओगे सोमरफेल्ड नंबर किससे रिलेट करता है, जर्नल बेयरिंग से। ठीक है, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी होती है। चलो यहाँ तक हो गया अब्दुल जी, हो गया, आगे चलें। चलो, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ। जो टर्मिनोलॉजी क्या मतलब, इससे रिलेटेड एक नंबर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, सोमरफेल्ड नंबर। सोमरफेल्ड नंबर, सोमरफेल्ड नंबर को हम डायरेक्टली देख लेते हैं। मैकीज ब्रदर की वगैरह की इनकी जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। ठीक है, S इक्वल टू जेड एन वाई पी इंटू आर वाई सी का स्क्वायर, या डी वाई सी लिख दूं मैं इसे, आर वाई सी वन ना करके, बट फिर से गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। आर वाई सी लिखो या डी वाई सी, एक्चुअली सी वन यूज किया हुआ है मैंने, इसको सी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर वाई सी, ऐसे लिखो, आर वाई सी मतलब रेडियस लिखोगे तो रेडियल क्लियरेंस, डायमीटर लिखोगे तो ऐसे लिख लेना, जेड एन वाई पी का इंटू डी वाई सी वन का स्क्वायर। ये डायमीटर क्लियरेंस की मैंने आपसे बोला, रेडियल क्लियरेंस रेशियो एंड डायमीटर क्लियरेंस रेशियो दोनों बराबर होते हैं, है ना, तो दोनों चीजें बराबर हो गई हमारी। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, अब ये जो नंबर है, एक एक याद रख लो, दो दो मत लिखो, एक याद रख लो, मतलब लिख वाले से लो, याद एक ही रखना, है ना, क्योंकि एक साइड में आर रेडियल क्लियरेंस रेशियो कर लो या डायमीटर क्लियरेंस रेशियो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आर वाई सी याद रख लो या डी वाई सी वन याद रख लो, रटो मत। रेडियस है तो रेडियल क्लियरेंस, डायमीटर है तो डायमीटर क्लियरेंस, बस, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखना जेड क्या है, जेड यहाँ यूज क्या किया गया है, जेड है हमारा म्यू। ठीक है, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चाहे तो अगर आपको दिक्कत आएगी तो चाहे तो आप इसे म्यू लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जेड की जगह आप म्यू लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन क्या है, सॉरी, एन क्या है, एन, एन इज द नंबर ऑफ रोटेशंस या रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस पर, अब याद रखना पर यूनिट सेकंड है, रिवॉल्यूशन पर यूनिट सेकंड। ये आरपीएम नहीं है, ये किस में है, ये आरपीएस में। और ये जो म्यू की वैल्यू है या जो जेड है वो है पास्कल सेकंड में, ये किस में है, पास्कल सेकंड में। ठीक है, पास्कल सेकंड मतलब न्यूटन मीटर सेकंड वाली पद्धति में। ठीक है, पास्कल सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है पी जो है, पी क्या है, बियरिंग प्रेशर। पी क्या है मेरा, बियरिंग प्रेशर, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, बियरिंग प्रेशर, बियरिंग प्रेशर है मेरा पास्कल में, पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल में। ठीक है, बस डीवाईसी तो ऑब्वियस कट जाएंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। ठीक ठीक, ये है हमारा सोमरफेल्ड नंबर ZnYP इंटू RYC का होल स्क्वायर। अब इसके वो मत करना डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन वैसे भी नहीं होगा, चाहे आप एसएससी पढ़ लो चाहे कुछ भी पढ़ लो, डेरिवेशन नहीं होता बिकॉज इट इज ए एम्पिरिकल रिलेशन, ये एक्सपेरिमेंट वाइज आता है निकल के। ठीक है, ZnYP इंटू RYC का होल स्क्वायर। बट इसमें लिखो सोमरफेल्ड नंबर में, अब सोमरफेल्ड नंबर, दिस नंबर सोमरफेल्ड नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, ये चीज याद रखना जो मैं लिखवा रहा हूँ, this number remains constant, this number remains constant for a given journal bearing, for a given journal bearing, ये जो नंबर है ये कांस्टेंट होता है for a given journal bearing, hence it is used to correlate the working condition, hence it is used to correlate the working condition of different machines which are operating of bearing, hence it is used to correlate the working conditions of different machines which are operating with the same journal bearing, which are operating with the same journal bearing। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेगा इस तरह से करके कि एक साइड में ओल्ड मशीन, एग्जाम्पल डाल लो चाहे तो, एक साइड में ओल्ड मशीन ऐसे करके, ओल्ड मशीन, एक साइड में लिख दो न्यू मशीन। अब ये समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, कुछ प्रैक्टिकली कुछ समझ में आएगा ना तो समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ये ओल्ड मशीन न्यू मशीन, एक में डालो ओल्ड मशीन में डालो L1 इक्वल टू, ओल्ड मशीन में L1 इक्वल टू 200 mm, 200 mm, न्यू में भी डालो L2 इक्वल टू 200 mm। ठीक है, उसके बाद D1 डालो 100 mm, D1 डालो 100 mm, D2 डालो 100 mm, ऐसे करके D2 डालो 100 mm। अब W1 डालो 10 किलो न्यूटन, W1 डालो 10 किलो न्यूटन, W2 लिखो 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। N1 is 1000 RPS, N1 is 1000 RPM लिख लो कोई। N2 क्या होगा, N2 क्या होगा? चलो अब देखो कहानी सुनो, मैंने यहाँ क्या कर रखा है, एक मशीन ले रखी है, ये रही, इस मशीन में एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट में मैंने कोई बियरिंग लगा रखी है ऐसे करके, ये शाफ्ट है इसमें बियरिंग लगा रखी है। मैंने क्या हुआ, इसमें दूसरी कंडीशन है मेरी, मशीन हो गई, यहाँ शाफ्ट है यहाँ बियरिंग है, ये दूसरी कंडीशन है। बियरिंग दोनों क्या है, एकदम एक, बियरिंग बिल्कुल इसकी ही जुड़वा बहन भाई है, बिल्कुल एकदम एक। ये जो है इसमें ऐसे लगा हुआ है, बस क्या कंडीशन में चेंज है, L1 सेम D1 सेम है ना, क्या कंडीशन में चेंज है, कंडीशन में चेंज हो गया इसका लोड। यहाँ W1 10 था है ना, ये तो मशीन के ऊपर है ना लोड, ये बेयरिंग के ऊपर तो फाइनली ट्रांसमिट हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका W2 हो गया 20। तो ये जो बियरिंग है ये कब इसको सेफली, कितने पर इसको सेफली ऑपरेट करवा सकती है, इतने लोड को ये बियरिंग सेफली ऑपरेट करवा दे, तो क्या होगा, दोनों बियरिंग क्योंकि एक ही है ना, एक बार चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे इसको हमने 100 दिन पहले चलाया था, इसे हमने आज चलाया है ना, इस मशीन को तो हमने इस वाले मशीन में से बियरिंग हटाई और इसमें लगा दी, या तो ऐसे सोच लो, जैसा भी आप सोचना चाहो, नहीं तो बिल्कुल आइडेंटिकल मानना। अगर ये आइडेंटिकल है या वही बियरिंग है तो क्या होगा, इसका बिना देखे आपको क्या कर देना है, सोमरफेल्ड नंबर सेम कर देना, सोमरफेल्ड नंबर सेम कर देना। ठीक है, सोमरफेल्ड नंबर आपने देखो, एक बियरिंग थी, चाहे देखो एक बियरिंग है, चाहे तो आप ऐसे मान लो ना, एक बियरिंग आपने 2 दिन पहले इस मशीन पर यूज की, अब क्या है मुझे इस मशीन पर यूज करनी है, वही बियरिंग उखाड़ लो और यहाँ लगा दो, अब तो ठीक है, बियरिंग वही है ना, सोमरफेल्ड नंबर क्या होगा उसके लिए, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि होती है हमेशा सेम। ऐसे समझ में आ रहा है ना, बस वही कहानी है, क्लियर है ना, कि वही बियरिंग आपने उखाड़ के दूसरी जगह लगा दी, जहां W क्या लग रहा था, ज्यादा लग रहा था, तो अब यहाँ क्या कैपेसिटी होगी जिससे कि वो सेफ लिमिट अपनी लेके चले, सेफ साइड लेके चले, मतलब टूटे ना।
है ना। तो इसके लिए क्या है, सोमरफेल्ड नंबर तो एक ही है ना, क्योंकि बेयरिंग ही है कि बेयरिंग ही सेम है, तो बेयरिंग वही है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, सोमरफेल्ड नंबर सेम रखोगे। तो S1 इक्वल टू क्या हो गया, S2। हमेशा याद रखना इस चीज को। इसके लिए एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होता है, किसके लिए, इस जर्नल बेयरिंग के लिए एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होता है जो आपको डायरेक्टली इनमें सब में रिलेशन दे देता है, ठीक है, दैट इज द सोमरफेल्ड नंबर। तो सोमरफेल्ड नंबर अगर मैं S1 और S2 के हिसाब से करूं तो जरा नंबर बताना, N2 कितना होगा, S1 इक्वल टू S2, N2 बताइए कितना होगा, क्या है अभी, Z1 N1 अपॉन में P1 इंटू आया कुछ, RYC का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि RYC तो हमारे पास सेम निकल के आ जाएंगे, Z2 N2 इंटू में P2 इंटू में RYC का स्क्वायर। ऑब्वियसली जेड सेम होंगे क्योंकि मटेरियल में हमने लुब्रिकेंट भी सेम माने हुए हैं, ठीक है, जब तक दिया ना हो हमारे पास मटेरियल क्या है, बियरिंग क्या है, बिल्कुल सेम की सेम। तो Z1 Z2 कैंसिल हो गए, P1 P2 हमारे W से रिलेट करते हैं, RYC कैंसिल हो गए, तो ये सबके सब एक जैसे हैं। बस यहाँ से क्या है, N1 अपॉन P1 इक्वल टू क्या आ गया, N2 अपॉन P2, है ना। P क्या है, P है प्रेशर, जबकि ये क्या है, ये है हमारे पास किलो न्यूटन में। तो आप एरिया तो सेम होंगे ना, कि वही बियरिंग आपने वहां लगा दी, तो L इंटू डी सेम होगा, L इंटू डी सेम होगा, तो सीधा क्या कर दूं इसे, N1 अपॉन में इसे लिख दूं W1 अपॉन में LD बराबर, ये क्या हो गया, N2 अपॉन में W2 अपॉन LD, LD से LD कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या हो गई, W2 बाई W1 इंटू में N1, N1 की वैल्यू कितनी है 1000, आरपीएम में ही आंसर आ जाएगा सीधा, W2 20/2, सॉरी आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये आ जाएगा 2000, है ना, ये आ गया 2000, N2 आ गया हमारा 2000 आरपीएम, क्लियर, ठीक है, N2 आ जाएगा 2000 आरपीएम। हाँ, आप जैसा भी आप सोचना चाहो कि लोड अगर ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी 2000, रोटेशन हमारे ज्यादा हो गए उस सेंस में, मशीन भी नहीं हुई, सही बात है, ओल्ड हो जाएगी तो ऑब्वियसली 20 किलोमीटर झेल नहीं पाएगी, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक ये थोड़ा सा क्लियर हो गया सोमरफेल्ड नंबर। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ना सिखा के मैंने सीधा उसको क्वेश्चन को यूज कर दिया, जिससे कि आपको डायरेक्टली दिख गया, ठीक है। अब सोमरफेल्ड नंबर के बाद में एक ये रिलेशन आता है ZnYP एंड म्यू रिलेशन। यहाँ पर जेड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जेड होता है लुब्रिकेशन जो आप यूज कर रहे हो उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब मैं इसको ज्यादा नहीं कुछ कहने वाला, बस एक फिगर दिखाऊंगा आपको, मैं इसकी प्रैक्टिकल चीजों में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि बहुत टफ हो जाएगी, ना ही आपने ये चीजें पढ़ी हैं ज्यादा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जबकि म्यू क्या है, म्यू है हमारे पास, हाँ ये क्या है, ये है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट किसके अंदर, फ्रिक्शन कोफिशिएंट सरफेस ऑफ शाफ्ट एंड बियरिंग के अंदर। बियरिंग का समझ रहे हो ना कौन सा वाला सरफेस, ठीक है, बियरिंग का जो अंदर वाला सरफेस है जिसके ऊपर शाफ्ट जा रही है ना, ऐसे वाला, वो है मेरा म्यू, है ना। इसीलिए यहाँ जेड यूज करना पड़ा था लुब्रिकेशन की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक था। अभी जेडन और म्यू के बीच में एक डायग्राम बनता है, बस वो डायग्राम थोड़ा सा याद कर लेना, वैसे जरूरत इसकी है नहीं, जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर इन चीजों की आपके यहाँ जरूरत नहीं है, फिर भी एक छोटा सा डायग्राम आप ऐसे प्लॉट कर लेना, बस ऐसे करके ऐसे। अगर कभी गलती से आ गया और इसमें ये पूछ लिया इधर कौन सा प्लॉट है, इधर कौन सा प्लॉट है, तो आप कम से कम बता दोगे, ठीक है। इधर होता है म्यू, इधर होता है ZnYP। आपके यहाँ ZnYP आता है भाई, ZnYP क्या है, ZnYP आपका सोमरफेल्ड नंबर में यूज किया था आपने, है ना, DYC के हिसाब से कौन सा सोमरफेल्ड नंबर में यूज किया था, ZnYP, ठीक है। तो ZnYP ये हो गया, म्यू हो गया, इनका जो रिलेशन आता है वो ऐसा आता है, ठीक है, ये इसका एक रिलेशन, ठीक है। बस इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, अनस्टेबल रीजन, बाउंड्री रीजन, ये सब कुछ नहीं आने वाला आपके यहाँ, ठीक है, इतना बहुत होगा आपके यहाँ। बस एक वर्ड में लिखवा दूं अगर तो लिखवा दूं अल्फा, ये होता है बियरिंग मॉडुलस। क्या होता है, बियरिंग मॉडुलस। बियरिंग मॉडुलस के नाम से कहीं ये क्वेश्चन ऐसे करके ना आ जाए, इसको हम बियरिंग मॉडुलस भी कहते हैं, बट ये वैल्यू ZnYP, ये बियरिंग मॉडुलस तब कहलाएगी जब ये वैल्यू हमारी एग्जैक्टली इसको छू रही, समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज दी अल्फा। आप ऐसे गलत मत लिख लेना,
आप ऐसे गलत लिख रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शायद समझ भी गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बियरिंग मॉडुलस इस वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ तब बोलते हैं जब ये इस ग्राफ में सबसे नीचे से होके जाए। समझ रहे हो, अल्फा को हम बियरिंग मॉडुलस बोलते हैं। ये बियरिंग मॉडुलस कब हो जाता है इसके बराबर, मतलब बियरिंग मॉडुलस क्या है, बियरिंग मॉडुलस ये वैल्यू है ZNYP की। ऑब्वियसली ZNYP है ना, ना ब्लू लाइन को टच नहीं करती है, ये सिर्फ इतना पार्ट होता है। कहाँ गायब हो गया, ये सिर्फ इतना पार्ट होता है, ये इसको टच नहीं कर रही, ये टच मत करा देना इसे, ये टच नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है, टच नहीं कर रही। मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने ये वाली लाइन कैसे दिखाई थी, इसके इस वाले फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे ये टच नहीं करती, कभी भी नीचे नहीं जाती, ठीक है। तो ZNYP की जब वैल्यू अल्फा के बराबर है तो इसे क्या बोलेंगे हम, बियरिंग मॉडुलस। तो अल्फा इक्वल टू जेड, यहाँ पर ऐसे लिख दो मैं, अल्फा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो रहा है ZNYP, या ZNYP को हमने यहाँ क्या बोल दिया अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज द बियरिंग मॉडुलस। बस इतना काफी है, यहाँ से और ज्यादा हम नहीं देख रहे क्योंकि इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, चीजें ज्यादा नहीं आती है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है क्वेश्चंस, है ना। ट्रिकी क्या मतलब, ये आपके एक तरह से मैं बोल सकता हूँ आउट ऑफ द सिलेबस है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बस इतना ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है। सॉमरफेल्ड नंबर हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने कौन सी तरफ, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग की तरफ। द लास्ट पार्ट ऑफ द बेयरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अभी मैंने आपसे क्या बोला, एक होता है एक्सियल, एक होता है रेडियल, है ना, एक था रेडियल एक था एक्सियल। यार एक छोटी सी चीज छूट गई है, नहीं छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, एक छूटा था हमारा एक्सियल थ्रस्ट बेयरिंग, कौन सी वाली, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है पाइवोट बेयरिंग एंड पोलर बेयरिंग। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पाइवोट बेयरिंग, एक होता है पोलर बेयरिंग, ठीक है। पाइवोट बेयरिंग के फिर से दो पार्ट हो जाते हैं, एक फ्लैट पाइवोट होता है, एक होता है कॉनिकल पाइवोट। मुझे ज्यादा समझाना नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि क्लच में हमने पढ़ लिया, अभी आज ही पढ़ा है ना, ये सब कुछ क्लच ही चल रहा है, तो इसलिए टेंशन नहीं आएगी। बस आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर फील यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये है शाफ्ट, रोलिंग बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये है शाफ्ट, ठीक है, ये शाफ्ट। इस शाफ्ट में अगर मैं यहाँ ऐसे कॉलर मान लो, इस शाफ्ट में लगा हुआ ये क्या है, ऐसे कॉलर है, ऐसे करके, है ना। अगर ये शाफ्ट ऐसे जा रही है तो इसमें अगर मैं एक बेयरिंग यहाँ लगा दूं तो ऑब्वियस है कि ये कॉलर में जाके फंस जाएगी, कॉलर उस साइड फंस जाएगा, मतलब एक्सियल थ्रस्ट बेयरिंग हमारी कॉलर बेयरिंग बन जाएगी। इसी कॉलर बेयरिंग में हमारे पास एक्सियल थ्रस्ट आएगा कहाँ, एक्सियल थ्रस्ट आएगा कहाँ, लाइक ये आपके पास मैंने बेयरिंग यूज की ऐसे करके, ऐसे ये बेयरिंग यूज की, तो बताइए जरा जो बेयरिंग है वो कौन से वाले डायमीटर से आगे यूज हो रही है, वो हो रही है हमारे शाफ्ट डाया से आगे। अगर इसको मैं 2D में देखूं, इधर से देखूं, तो जरा देखना, इधर से देखने पर ये कैसा दिखेगा, इधर से देखने पर, इधर से देखने पर शाफ्ट डाया ये दिखेगा, और शाफ्ट डाया के बाद ये दिखेगा मुझे कॉलर का मैक्सिमम डाया, येलो वाला, कोई दिक्कत। इसके ऊपर फिर और एक्स्ट्रा में मुझे ये दिखेगा ये वाला पार्ट, बट इसके सामने कोई आपको प्रेशर दिख रहा है, नहीं, फील हो रहा है ना, किसके सामने दिख रहा है, इसका जो ये बैक वाला साइड होगा इसके सामने ब्लू से ऊपर ऊपर और येलो से नीचे नीचे। इसका मतलब हमारे पास ये हो गया ना, ये वाला पार्ट जिसमें मेरा थ्रस्ट लग रहा होगा। अब बताना, अभी आपने क्लच में यही पढ़ा था, इसके लिए पूरा रिलेशन पढ़ा था, थ्रस्ट जैसा लग रहा होगा उसके हिसाब से जैसा फ्रिक्शन है वैसे ही हमारे पास यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी बनेगी एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी बनेगी। तो आप इसमें क्या ले सकते हो, सीधा RI से लेके R नोट के हिसाब से बिल्कुल वही पुरानी चीजें एकदम UPT एंड UWT। एक हो जाती है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से कॉनिकल बेयरिंग, एक हो जाती है सॉरी पोलर बेयरिंग, और एक हो जाती है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से पोलर बेयरिंग। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में क्या हो जाएगा, जो क्लच में पड़ा वही सारी चीजें, प्रेशर क्या है हाइपरबोलिक जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है तो प्रेशर क्या है कांस्टेंट जाएगा, वही पुरानी कहानी है ना। बस आपको अब क्या समझना है, एक नए में समझना है पाइवोट। पाइवोट बेयरिंग में क्या होता है, पाइवोट बेयरिंग होती है बिल्कुल लास्ट, तो अगर ये शाफ्ट ऐसे है
तो इस शाफ्ट पर मैंने लास्ट में ये लगा रखा है ऐसे, ये है, और ये क्या है एक तरह से यहाँ फिक्स। तो अब ये बताना इसमें कौन सा वाला जो हमने फ्लूइड भर रखा है, यहाँ भर रखा है ऐसे। इधर वाले फ्लूइड से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इधर वाले, इस वाले फ्लूइड से। तो इधर वाले फ्लूइड से मतलब है, तो जरा बताना इसके लिए कहाँ से शुरुआत हो गई फ्लूइड की, रेडियल वाइज। रेडियल वाइज कहाँ से, अगर आप इसे सामने से देखोगे, ऐसे देखोगे अगर इसे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ब्लू, ये हो गई शाफ्ट, और ये येलो वाली शाफ्ट यहाँ तक दिख रही है। कौन कहां तक इसने काम किया, ध्यान से देखना, इधर से देखने पर कहां तक इसमें सरफेस आ रहा है, सरफेस सिर्फ और सिर्फ ब्लू के अंदर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये भाई देखो आगे की तरफ नहीं जानी चाहिए, तो यहाँ पर यही तो है लुब्रिकेशन जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। नहीं समझ में आया? यही लुब्रिकेशन है जो रोकने की कोशिश कर रहा है, जो इसके सामने है ये वाला, है ना, बस इसको ये आगे नहीं जाने दे रहा। और ये क्या हो रहा है, यहाँ घूम रही है, लुब्रिकेशन के साथ में घूम रही है, घूम बस आगे नहीं जा रही क्योंकि इधर फिक्स आ गया। तो ऑब्वियसली सिर्फ इसके अंदर, तो ये कितना हो गया, आर आई 0, आर ओ कितना हो गया, आर के बराबर, आर आई ओ हो गया और आर आई 0 हो गया, आर ओ आर के बराबर हो गया। तो बस इस थ्रस्ट बियरिंग में आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो इसे हटा देता हूं जो कंफ्यूज कर रहा है आपको। तो ये कहानी खत्म हो गई, अब दिख रहा है सब, बस इसी को बोलते हैं पाइवोट बियरिंग। और ये कौन सी है, ये है फ्लैट पाइवोट बियरिंग, ऐसे बोलेंगे फ्लैट पाइवोट बियरिंग। ठीक है, तो फ्लैट पाइवोट बेयरिंग के लिए बस आपको क्या करना है, यूपीटी लगानी है, यूडब्ल्यूटी लगानी है। इनके फॉर्मूले थोड़ा खुद से लिख लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आर आई की वैल्यू क्या करना, 0 करना, आर ओ की वैल्यू आर लिखना, फिर यूपीटी और यूडब्ल्यू के फॉर्मूले लिख देना। थोड़ा रिवीजन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कर लोगे इतना, है ना। बस 2/3 एक में आ जाएगा, एक में 1/2 आ जाएगा, सीधा आर हो जाएगा आर इफेक्टिव की जगह, दोनों तरफ आर आ जाएगा आर इफेक्टिव की जगह। ठीक है, तो चलो मैं लिख ही देता हूँ। वैसे ये वाली चीजें प्लीज आप कर लेते। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूपीटी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू डब्ल्यू आर अपॉन में 2/3, और इसमें क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 1/2 म्यू डब्ल्यू आर, है ना। यहाँ आर इफेक्टिव खुद में क्या है, आर के बराबर ही तो है। बात क्लियर? चलो ये कहानी खत्म। अब हाँ, मैं आपसे बात करता कोनिकल। कोनिकल का फिगर देख लो बस एक बार, कोनिकल का फिगर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें भी कुछ ज्यादा टफ नहीं है। कोनिकल का फिगर कैसे जाएगा, ऐसे करके, ये पीछे साइड में कैसा भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे होता है, हमें मतलब होता है इससे। हाँ बस वही चीज एकदम, उस फॉर्मूले में बस यही चेंज होगा। शाफ्ट जो है, शाफ्ट लास्ट में ऐसी होती है, इसमें कोनिकल बियरिंग में शाफ्ट लास्ट में ऐसी बनानी पड़ती है। शाफ्ट कौन सी है, व्हाइट वाली, शाफ्ट लास्ट में ऐसी बनाओगे, ऐसी नहीं रहने की, है ना। और इसके बीच में क्या हो जाएगा, इसके बीच में लुब्रिकेशन डालोगे। ये क्या है, लुब्रिकेशन डाल दिया, लुब्रिकेशन डाला, एंगल कितना हो गया 2 अल्फा। आपको अभी बताया था यहाँ फॉर्मूले में क्या हो जाता है 1/sin अल्फा, है ना, उसका हाफ। बस ये आंसर हो जाएगा 1/sin अल्फा, याद है ना ये 1/sin अल्फा के हिसाब, है ना। तो टी की वैल्यू 1/sin अल्फा टाइम्स। कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, बिल्कुल क्लच की तरह चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, क्योंकि मैं इसे स्किप नहीं करना चाह रहा था, मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने कर लिया। नहीं तो स्किप करने के लिए सीधा क्या हो गया कि क्लच की तरह है ना, बट क्लच से थोड़ा रिजेंबल करो इस चीज को। चलो भाई, तो अब आ जाते हैं हम अपने इस वाली बात पर, रोलिंग कॉन्टैक्ट वेयरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट वेयरिंग में क्या है, समझ में आया भी या नहीं, अभी जो बात हुई थी कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दबाजी की है बट वो क्लच के लिए की है, क्योंकि क्लच में हमने टाइम दे दिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, ठीक है गुड। चलो तो अब चलते हैं हम अपने रोलिंग कॉन्टैक्ट वेयरिंग। इसमें होते हैं, एक होता है रेडियल फोर्स, एक होता है एक्सियल फोर्स। ये उसमें भी था बट वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेडियल फोर्स काम कर रहा था, किसमें, आपके जर्नल बेरिंग में। उसमें एक्सियल वाली बात ही नहीं थी, पोलर वोलर यूज ही नहीं कर रहे थे रेडियल बेरिंग में। वो एक्सियल बेरिंग बिल्कुल अलग थी, रेडियल बेरिंग बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में ऐसे पार्टीशन नहीं है, एक रेडियल है एक एक्सियल है, ऐसे पार्टीशन। यहाँ पर क्या है, एक है बॉल बेरिंग, एक है रोलर बेरिंग। रेडियल और आपका एक्सियल अलग वर्ड है, रोलर एंड बॉल अलग वर्ड है। तो हमने यहाँ बॉल बेयरिंग के या फिर रोलर बेयरिंग के दोनों के मिक्सअप टाइप देखे, ठीक है। एक था बॉल का, तो बॉल में रेडियल फोर्स एंड एक्सियल फोर्स दोनों आएंगे, और रेडियल रोलर में भी एक्सियल एंड रेडियल दोनों आएंगे। तो अभी इन फिगर्स को देखो। हाँ, अब देखो जैसे कि क्या होता है, आपको यहाँ पर इस फिगर में ना थोड़ा सा फंसने वाला सेंस भी दिखेगा, जैसे ये फंसा रखा है ना इन्होंने बॉल को, उस तरह एक होता है। सबसे पहले चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस फिगर को ना ऐसे दिखाना चाहूंगा बना के। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले लिए शाफ्ट, शाफ्ट। इस शाफ्ट का अगर मैं ये वाला फिगर बनाता हूं तो ये भी देखते रहना साथ में, ये हो गई मेरे पास शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट है।
इस सॉलिड शाफ्ट को क्या करना है, घूमते रहना है बट नीचे नहीं गिरना है। आपने क्या लगा दी यहाँ पर, हाउसिंग, ये लगा दी हाउसिंग। अब थोड़ा सुनना जरा, ये लगा दिया आपने हाउसिंग, इस हाउसिंग को कर दिया यहाँ से फिक्स, बोल्ट लगा दी। अब ये इसके अंदर डालो, कैसे रखोगे भाई, ये इसके अंदर रखी कैसे जाएगी, मेन चीज ये आ रही है, ये इसके अंदर रखी कैसे जाएगी, ये शाफ्ट इसके अंदर कैसे रखी जाए। तो आपने इसके अंदर कर दिया एक होल, होल करोगे कैसा हो गया, ये हो गया मेरे पास इसमें एक होल, ऐसे मैंने किया। एक तरीका क्या है, दोनों के बीच में सीधा लुब्रिकेशन भर दो, दैट इज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग सोमरफील्ड नंबर खत्म। वो वाली कहानी वो थी, समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कहानी वो थी जब लुब्रिकेशन था बीच में। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को कर दो एक सॉलिड मटेरियल के साथ एकदम फिक्स। अब मैं प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा हूं आपको, इसको मैंने कर दिया सॉलिड मटेरियल के साथ में एकदम फिक्स। कैसा वाला फिक्स होगा, अगर एकदम फिक्स कर रहा हूं तो कैसा वाला फिक्स होगा, ये होता है हमारा इंटरफेरेंस फिट। वेरी गुड, ये होता है इंटरफेरेंस फिट, जिसे बोल देते हैं हम प्रेस फिट। प्रेस फिट कर दिया एकदम इंटरफेरेंस फिट, एकदम इसको इसके साथ में। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर शाफ्ट घूमी तो ये जो पर्पल कलर है ना, ये घूमेगा साथ में। बात क्लियर है भाई, ये तो एकदम ऐसे ऐसे फंसा दिया ना। अब ये चीज होती है एक्चुअली, आपने आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर मैं फिगर दिखाऊं उसके बाद ही याद आए, आपने ये चीजें देखी होंगी। एक सेकंड, कहाँ और फिगर गए, हाँ 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 हाँ, इस वाले फिगर में देखो, कुछ दिख रहा है फिगर वाइज, ये तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। ये जो अंदर वाला शाफ्ट है, आपने बेयरिंग तो कभी कभी घुमाई होगी ना अपने हाथों से, बेयरिंग के अगर ऊपर को पकड़ोगे तो अंदर वाला घूम जाएगा, अंदर को पकड़ लो तो ऊपर वाला घूम जाएगा। करते हुए ऐसे बस यही काम करना है। आपने क्या किया, आपने अंदर वाले को शाफ्ट से ठोक के कनेक्ट कर दिया, आपने अंदर वाले को शाफ्ट से ठोक के कनेक्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ, इसका जो इनर डाया है वो शाफ्ट का डाया था और आपने उसको ना अच्छे से ठोक दिया। बात क्लियर है। अब क्या है, ये ठोक दिया, उसके बाद क्या किया आपने, इसको ऐसे घुमाया, तो ये पूरे का पूरा साथ में घूमेगा क्या, नहीं। अगर आपने ऊपर वाले को फिक्स कर लिया तो सिर्फ अंदर वाला घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, बॉल्स हैं। क्लियर है, ये बीच में क्या है, बॉल्स है। तो इसी हिसाब से हमारे पास जो मैं ये अभी फिगर बना रहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला घूमेगा, बाहर वाला हम अगर फिक्स कर लें तो बाहर वाले के बीच में और अंदर वाले के बीच में कौन सी वाली चीजें हैं जो इनको एक दूसरे से पार्टिसिपेट कर रही, मतलब सॉरी पार्टीशन कर रही हैं, वो हैं हमारी ये बॉल्स। ये जो बॉल हैं ये हो गई यहाँ। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है इससे कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड, ये है हमारे हाउसिंग से कनेक्टेड। इसको हमने हाउसिंग के साथ में क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को इंटरफेरेंस फिट। इस वाले हाउसिंग वाले पार्ट में इसको क्या कर दिया हमने, इंटरफेरेंस फिट। ये फिर से हमने क्या कर दिया इसके साथ में, प्रेस्ड फिट। ये भी प्रेस फिट कर दिया। नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। ये फिट कर दिया इसमें, उसके बाद ये इधर वाले शाफ्ट को भी फिट कर रखा है। बीच में कौन सी चीज घूम रही है, सिर्फ और सिर्फ ये। तो इसे बोलते हैं हम इनर रेस। शाफ्ट वाले साइड को हम बोलते हैं इनर रेस, और जो शाफ्ट से दूसरी वाली साइड है, ये वाली साइड कहलाती है आउटर रेस। क्लियर है। तो यहाँ जो ये इस फिगर में ये जो हाउसिंग से कनेक्टेड है, ये कहलाती है हमारी आउटर रेस। आपको ये वाली कहलाती है आउटर रेस, और जबकि अंदर वाली है वो कहलाती है इनर। आउटर भी, क्योंकि ऑब्वियस है रोलर घूमेंगे। और रोलर ये फिक्स जो कर दी है, इनर वाली जो फिक्स की है वो किससे है, शाफ्ट से। शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी, हाँ शाफ्ट के साथ में फिक्स हुई है वो, ऑब्वियस। हाँ ये वाली जो चीज थी ना, ये शाफ्ट के साथ फिक्स की है आपने, ये वाली तो शाफ्ट के साथ। तो शाफ्ट अगर घूमेगी तो ये घूमेगी, ये हाउसिंग के साथ फिक्स है कि नहीं। तो ये वाली चीज रोलर की वजह से घूम पाएगी, ठीक है बीच में। हाँ वही चीज, हाँ। किस वाले में, पिच वाले में, हाँ हाँ वो यही तो है, बाइक का हो गया, साइकिल का हो गया, सब यही है। पेडल्स पे भी और पीछे भी। आपने कभी पीछे खुली हुई नहीं देखी है शायद साइकिल, साइकिल स्पॉकेट होता है जिसमें स्पोक लगा रहता है ना, वो पीछे वाला है ना। कहाँ गया अपन,
लिखा गया भाई, ठीक है। तो ये वाली चीज, ठीक, तो ये हो गया है ना। तो इनर रेस क्या है, ये वाला पार्ट है इनर रेस, ये हो गया आउटर रेस। बीच में क्या है, अब बीच में क्या है, बीच में है बॉल। बट इन बॉल को क्या है ना, बॉल को हम ऐसे नहीं खुला छोड़ सकते, ऐसे ही खुला छोड़ेंगे एक दूसरे से रब करके अपने आप की लाइफ खराब कर लेंगे। तो रब करने पे, लाइफ खराब करने की बजाय हम इन्हें देते हैं एक केज, रिटेनर और केज, ये नाम होता है रिटेनर केज। अब ये क्वेश्चन होते हैं वही जेई के कि नाम ही सीधे पूछ लेते हैं वो। रिटेनर और केज क्या होता है, जो कि आपकी बॉल्स की पोजीशन को फिक्स करता है, पोजीशन को, उनको फिक्स नहीं कर रहा, सिर्फ पोजीशन को, कि हाँ भाई ये इधर से उड़ के नहीं जाएगी, इधर से उधर नहीं जाएगी, है ना। तो ये रिटेनर या केज कहलाता है। ये हो गए हमारे रोलिंग एलिमेंट जिन्हें मैं बॉल बोल रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो ये रोलर भी यूज हो सकते हैं, ये अलग फिगर में दिखाएगा। ये क्या कहलाएगा, बोर, जो कि है क्या, ये बोर है, जो कि है शाफ्ट का डाया, जो इसमें शाफ्ट आके फंसेगी। दिस इज द आउटर डायमीटर, ठीक है। ये हो गई आउटर रेस, ये हो गई इनर रेस, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये होगी मेरी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड। ये वाली जो कहानी है, ये कहानी मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे, पहले आपको समझा दूं ये चीजें। देखो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी रेडियल बॉल। रेडियल बॉल कैसे, मतलब इसमें जो फोर्स लगाओगे ना शाफ्ट पर, वो ऐसे वाला होगा और वो इस पर ऐसे ही ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ऐसे वाला होगा फोर्स, रेडियल वाला फोर्स होगा, वो इस बेयरिंग पर ऐसे ही ट्रांसमिट होगा। समझ रहे हो, नहीं नहीं समझे। इस पर ऐसी जो बॉल्स आपने लगाई, मतलब आपने ऐसी रेडियल सॉरी बॉल बेरिंग लगाई, इसमें बॉल बेरिंग को हम क्या बोल देंगे, सीधा हम बोलेंगे रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग आपने ऐसे लगाई कि वो सिर्फ और सिर्फ रेडियल फोर्स को ही विदस्टैंड करे, रेडियल फोर्स को ही। तो वो कौन सी होती है, वो हमारी सिंपली रेडियल बॉल बेरिंग होती है, इन्हें बोल देंगे रेडियल बॉल बेरिंग। आपको भी समझ में नहीं आएगा, जस्ट अभी अगला फिगर दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इनसे सिर्फ और सिर्फ रेडियल फोर्स ही झिलेगा, अगली वालियों से क्या झूलेगा, एक्सियल भी झुल जाएगा, देखना अगली वालियों से एक्सियल भी झुल जाएगा। देखो ये रही, इसमें जरा ध्यान दो, ये जो फिगर बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये फिगर बन रहा है, देखो ऐसे करके ऐसे आ रहा है फिगर, ध्यान से देखना, ये फिगर देखो कैसे आ रहा है, ये फिगर ऐसे करके ऐसे आ रहा है। तो नीचे से कैसा होगा, नीचे वाली जो सरफेस है ना, नीचे वाली सरफेस देखो, ऊपर वाली सरफेस तो ये जा रही है ऐसे करके, नीचे वाली सरफेस कैसे जा रही है, ऐसे। अब बताओ अगर मैं इसमें शाफ्ट एक घुसा, ऐसे एक शाफ्ट आ गई, इस शाफ्ट पर मैंने ऐसे फोर्स लगाई, हाउसिंग तो ऊपर से फिक्स है ना, हाउसिंग तो ऊपर से, अगर मैंने इस पर ऐसे फोर्स लगाई, क्या वो शाफ्ट मेरी रुक पाएगी यहाँ पर, हाँ एक फोर्स आ रहा है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखो। ऐसे अगर लेके जा रहे हैं तो ये जो बियरिंग की जो बॉल है, जो इस शाफ्ट के साथ में भागने की चांसेस में रहती, ठीक है, वो इस चीज को यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगी, देखो ऐसे करके। एक तो ये शेप आ रही है, एक ये शेप आ रही है, मतलब अगर शाफ्ट ऐसे फोर्स लगाती है तो ये वाली चीज भी आ रही है साथ में, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो नॉर्मल ऑब्वियस कॉन्टेक्ट पर नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन है वो यहाँ पर और यहाँ पर आ रही है। तो ये हमारे पास एक क्या है, ये एक्सियल फोर्स को भी झेलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम एंगुलर, एंगुलर बॉल बेयरिंग। हाँ ये रेडियल भी करेंगी और ये एक्सियल भी करेंगी, इन्हें बोलते हैं एंगुलर बॉल बेयरिंग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा देखना है, इनमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस नॉर्मली थोड़ा सा माइंड में डालना है, ठीक है। ये है हमारी डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। लाइक आपको जैसे हैरिंगबोन गियर होते थे ना, हैरिंगबोन गियर, कि इधर एक आई है नेट तो यार दोनों तरफ ले लो, है ना। तो ये है डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग। डबल रो मतलब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें एक फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है, एक फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है कुछ, है ना, एक ऐसे आएगी तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसे निकलेगी, यहाँ पर एक ऐसे निकलेगी, तो यहाँ पर ये एक्सियल को कंप्लीटली रोक लेगी, ठीक है, उसके साथ भागेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हो गए रोलर्स, बस मुझे आपको दिखाने थे रोलर्स, बाकी जैसा बॉल में था वैसे यहाँ रोलर है। ये क्या है, ये सिर्फ रेडियल है, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल नहीं दिख रहा, देख रहे हो, इसमें कोई भी एंगल नहीं है, बस ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, रोक रहा है बस, है ना। ये देखो ये रोक रहा है, इसका जो फिगर बन रहा है सिर्फ रोकने का है। अगर रोलर बियरिंग होगा तो क्या, सॉरी एंगुलर होगा तो एंगुलर में क्या होगा, ऐसे होगा, टेपर होगा। ये क्या हो गया, रेडियल टेपर, टेपर्ड क्या होगा, एक्सियल को भी रोकेगा, इसमें इसमें एक्सियल सेंस होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अगर ये बिल्कुल ऐसे है तो वो रेडियल रेडियल ही रोकेगा, वो आगे नहीं रोक पा रहा, और बट उसमें अगर टेपर आ गया तो समझ लो उसमें एक्सियल को भी रोकने की टेंडेंसी आ चुकी है। उम्मीद है क्लियर है ना, रेडियल का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेडियल वाला, ठीक है। अब है ये थ्रस्ट बेयरिंग जो मैं आपको समझा रहा था ना, ऐसे ऊपर से, तो एक चीज को नीचे से फिक्स कर लो, मान लो ये थोड़ा समझने में टफ होता है, बट आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जेई में ऐसे तो पूछने वाले नहीं। ये नीचे से फिक्स होता है, पता है, ये वाली चीज घूम रही होती है इसके साथ में, शाफ्ट के साथ में, देखो ये इसके ऊपर घूम जाएगी,
है ना, ये भी घूम जाएंगे साथ साथ में ऐसे ऐसे, है ना। तो इसमें ना रेडियल वाला नहीं है, इसमें कौन सा वाला सेंस है, एक्सियल वाला है ना। इसमें रेडियल वाला एक्सियल वाला होता है, तो इसे हम थ्रस्ट बेयरिंग बोलते हैं रोलर के साथ में। आपको स्लाइडिंग में तो थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है कि वो लुब्रिकेशन भरा हुआ है, रोलर में कैसे समझोगे, तो रोलर में ये वाली चीज होती है ऐसे लगी, ठीक है। ठीक, इसे हम बोल देते हैं, ये तो हमारी टेपर रोलर बेयरिंग हो गई, वही ऐसी वाली टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है। वो मैंने डबल टेपर भी दिखा रखा था आपको। ये है मेरी स्फेरिकल, हाँ मुझे स्फेरिकल और दिखानी थी। स्फेरिकल क्या है, स्फेरिकल ऐसी शेप होती है। रोलर्स की शेप क्या है, ऐसी है, ऐसी, समझना इस चीज को। रोलर्स की शेप ऐसी है, ऐसे करके, कुछ समझ में, हाँ कॉन्वेक्स टाइप की, कॉन्वेक्स टाइप की ऐसी शेप है इसकी रोलर की। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग। थोड़ा सा भी इसमें अगर ऐसा हो गया ना तो वो सेल्फ अलाइन हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स शेप है, बिल्कुल ऐसे नहीं है सीधी, इसमें कॉन्वेक्स शेप है, इसीलिए इस स्फेरिकल बॉल बेयरिंग को हम सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग भी बोल देते हैं। सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट होता है इसमें, ऐसा क्वेश्चन सीधा आ जाता है। सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग कौन सी है, स्फेरिकल बॉल बेयरिंग, ठीक है। उसके बाद ये स्फेरिकल बॉल बेयरिंग देखो आपको यहाँ दिख रहा है वो सेल्फ अलाइनमेंट का जैसा सेंस कुछ, ठीक है, कि वो इधर को भी हो गया, ठीक। बस ये काफी है, इतना ज्यादा मत सोचो। एक नीडल बेयरिंग और देखा था मैंने, थ्रस्ट आपको दिख ही रहा होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे तो रोलर ऐसे घूम जाएगा, नीचे वाली को फिक्स कर लो, है ना, तो वो चीज घूम जाएगी। नीडल बेयरिंग क्या है, देखो नीडल बेयरिंग ना कुछ इस तरह की होती है, जैसे ये वाला फिगर है ना, मतलब रोलर से थोड़ी सी ज्यादा, नीडल का मैं रख नहीं पाया, नोट उससे रोलर से थोड़ी ज्यादा लंबी और पतली, तो इस तरह की है ना, इस तरह की एक नीडल बेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, नीडल बेयरिंग, ठीक। तो ये चीज हो गई, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको रफली समझ में आ गया कि हाँ भाई रोलर बेयरिंग टाइप से चीजें क्या होती है, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम वो चीजें देख लेते हैं। एग्जैक्टली मुझे एप्लीकेशन तो नहीं पता कि गन में लगती है या नहीं, ठीक है। मैं आपको हाँ छोटी छोटी एप्लीकेशन उनकी तो लिखाऊंगा अभी, जो थ्रस्ट बेयरिंग होती है, वही ना कि गन में, वही इतना मुझे भी नहीं पता है गन में कैसे बेयरिंग लिख रही है, नहीं इतना नहीं पता भाई, ना 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 ना, एक्चुअली रियल में यूज नहीं किया कभी, ठीक है। ये चीज है, बियरिंग की बात हो रही है ये, है ना बियरिंग है। चलो, तो बस अब इसको लास्ट करते हैं, खत्म करते हैं। क्या करना है इसमें, इसमें लिखेगा पैरामीटर्स यूज्ड इन दी, अच्छा इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रोलर बॉल बेयरिंग को, बॉल बेयरिंग को हम कहते हैं, बॉल बेयरिंग क्या होती है, पॉइंट कॉन्टेक्ट, बॉल बेयरिंग क्या होता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट, याद रखना बॉल बेयरिंग है पॉइंट कॉन्टेक्ट, तो इसे बोलते हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, ये होती है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, क्यों, क्योंकि जो लुब्रिकेशन है, जब आप स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट पढ़ा था उसमें जो लुब्रिकेशन था उसमें कभी भी फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें तो लुब्रिकेशन है, इसमें तो विस्कोसिटी की हेल्प से सारी चीजें सोच रहे हो आप, इसमें फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता, जबकि इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑलमोस्ट फ्रिक्शन जीरो होता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट है, लाइन कॉन्टेक्ट है, ऑलमोस्ट ये फ्रिक्शन जीरो होता है, वो सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग है, हाँ सेल्फ अलाइनिंग स्फेरिकल बॉल बेयरिंग, स्फेरिकल बॉल बेयरिंग, स्फेरिकल स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, सॉरी रोलर बेयरिंग, क्योंकि बॉल तो खुद में स्फेरिकल ही होती है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, ठीक है, वो है सेल्फ अलाइनिंग। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहलाती है हमारी बॉल बेयरिंग, या फिर इसमें अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो चल जाएगा, बेसिकली बॉल के लिए, बट चल जाएगा किसके लिए, किसके लिए, रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग, इसके अंदर कौन सा आ गया, इसके अंदर रोलर भी आ गया, बॉल भी, रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग, दिस इज कॉल्ड एज द एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग को एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग नहीं बोलते, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, क्लियर है, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट मतलब वही लुब्रिकेशन वाला, उसको हम एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग नहीं बोलते, रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग को एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बोल देते हैं, बेसिकली बॉल बेयरिंग के सेंस में। ना 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 ना, फ्रिक्शन तो हमेशा रहेगा, पंप से सिर्फ और सिर्फ आपने क्या है, वेट को कंपनसेट किया है, जब तक लुब्रिकेशन है,
ना ना, ये भी तो सोचो कि यहाँ पर सिर्फ पॉइंट कांटेक्ट है, वहां पर फुल सरफेस कांटेक्ट है, और सरफेस कांटेक्ट में भी क्या काम कर रहा है, म्यू काम कर रहा है। फ्रिक्शन तो उसमें रहना ही है, इसमें एक बार को चांस में हमारे क्या आ रहा है, फ्रिक्शन नेग्लेक्टेबल है। क्यों? क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट है। मान लीजिए कितनी 100 बॉल बेयरिंग भी लगा रखी है, 100 तो बहुत ज्यादा हो गई, फिर भी लगा लो तो सिर्फ 100 पॉइंट ही तो कांटेक्ट में आ रहे हैं, जबकि उसमें क्या है, उसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना। इसलिए यहाँ का जो कांटेक्ट है वो सरफेस का जो म्यू है वो ज्यादा होगा। ठीक है, चलो। तो इसमें लिखेगा कुछ पॉइंट्स, अब लिखेगा पैरामीटर यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ parameter used in the selection of series of an anti-friction bearing. Parameters used in the selection of the series of an anti-friction bearing. Anti-friction bearing. सबसे पहले लिखिए इक्विवेलेंट लोड। सबसे पहले लिखिए इक्विवेलेंट लोड। इक्विवेलेंट लोड इसमें लिखिएगा PE इक्वल टू इक्विवेलेंट लोड। इक्विवेलेंट मतलब P इक्विवेलेंट इक्वल टू S ब्रैकेट XV FR प्लस YFA। XVFR प्लस YFA। अब आपको इतना तो आइडिया लगी गया होगा, FR क्या है, रेडियल फोर्स, वेरी गुड। FA क्या है, एक्सियल फोर्स। और आपको पता है आप चाहे कोई सी की बात भी करो, चाहे बॉल बेयरिंग चाहे रोलर बेयरिंग, उसमें दोनों चीजें आ सकती हैं, यस आ सकती हैं। चाहे बॉल है चाहे रोलर है, उसमें रेडियल भी आ सकता है, एक्सियल, दोनों फोर्स एक साथ आ सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फोर्स में हमारे पास दोनों फोर्स एक साथ हमने उस इक्वेशन में यूज कर दिया। दूसरी चीज क्या है, एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई फैक्टर्स हैं। उम्मीद है कि आपके पास इतना डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इनके नाम याद रख लीजिएगा। एक्स क्या हो जाएगा, रेडियल, है ना, एक्स किसके साथ में मल्टीप्लाई, रेडियल में, तो रेडियल लोड फैक्टर, इसे क्या बोल देते हैं, रेडियल लोड फैक्टर। वाई का नाम खुद से बता सकते हो, क्या हो जाएगा, एक्सियल लोड फैक्टर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सियल लोड फैक्टर। v क्या है, v इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी रेट, ये है रेस रोटेशन फैक्टर। वेलोसिटी के हिसाब से जो हमारे पास फैक्टर है, रेस रोटेशन फैक्टर। रेस कौन से, रेस तो समझ गए हो ना, एक तो रहा इनर रेस होता है, एक आउटर रेस, तो रेस रोटेशन फैक्टर v। अब यार इतना लिख लिया, छोड़ो यार, इतना नहीं करो, इतना करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। ठीक है, अभी फिलहाल बस इतना ही रहने दो। एस इज द सर्विस फैक्टर, इनकी वैल्यूज नहीं लिख पा रहा, फालतू में याद करोगे, इतना नहीं आने वाला। एस इज द सर्विस फैक्टर। अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन आ रखा होगा ऐसा तो उसकी वैल्यूज लिख लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लिखेंगे, कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, सर्विस फैक्टर। ठीक, बस ये मैंने आपको इक्विवेलेंट लोड के लिए ये बनाया लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है, अब लिखेगा पीएम। एक ये फॉर्मूला और बन के आता है, पीएम, पीएम मीन लोड, मीन लोड, पीएम इक्विवेलेंट लोड नहीं, मीन लोड। पीएम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ PE1, अंडर रूट ऑफ PE1 क्यूब N1 प्लस PE2 क्यूब N2 प्लस PE3 क्यूब N3 प्लस एंड सोन, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस एंड सोन, क्यूबिक मतलब क्यूब रूट। अब आप कहोगे यहाँ PE1 PE2 N1 N2 क्या है, ठीक है, लिखिएगा वेयर N1 N2 N3 आर, इस फॉर्मूले में वेयर N1 N2 N3 आर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, वेयर एन, लिख लो फॉर्मूला लिख लो। ये ना जब भी मैं फॉर्मूले के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कहता ना, समझ लो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं सिर्फ सेफ्टी के पर्पज से लेके चल रहा हूँ इन चीजों को। जहां मैं फोकस करता हूँ वो समझ लो वो है जी, वो क्यूब रूट ऑफ
क्यूब रूट ऑफ, ऐसे होता है ना 1/3 वाला क्यूब रूट। स्क्वायर रूट को तो हम नहीं लिखते कुछ, क्यूब रूट को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें लिखेगा वेयर n1 n2 n3 आर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस that a bearing has undergone during the first, second and third operation respectively. First, second and third operation respectively. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑपरेशन रेस्पेक्टिवली। अब थोड़ा समझोगे मेरी बात को? मैंने क्या इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ बात नहीं करेंगे। एक बियरिंग है, ठीक है, बियरिंग। इस बियरिंग के ऊपर फोर्सेस लगे हुए हैं, एक तो लगा हुआ है एफ आर, एक लगा हुआ है एफ ए। एक्सियल फोर्स और जो रेडियल फोर्स है उसके हिसाब से मेरे पास एक इक्विवेलेंट फोर्स निकल के आया पीई। वो कब है? वो तब है जब इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, आपने मान लीजिए n1 यूज किए, तो इस पर जो भी इक्विवेलेंट फोर्स आया दिस इज द Pe1, है ना। अब क्या हुआ, अब आपने इस बेयरिंग को रोक दिया, ये कितने देर तक चला, ये मान लीजिए 1 मिनट तक चला, 1 मिनट तक, उसके इतने रिवॉल्यूशन तक, 1 मिनट तक इतने रिवॉल्यूशन की। उसके बाद क्या हुआ, आपने इस बेयरिंग को किसी और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन देख के बढ़ा के मान लीजिए कितने मिनट तक चलाया, 2 मिनट तक चलाया, तो उसके रेस्पेक्टिव एक निकल के आएगा Pe2 और उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे n2। मान लीजिए 2 मिनट तक चलाया, 2 मिनट के बाद आपने फिर बंद कर दी, फिर बाद में क्या किया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फिर से बढ़ा दिया, मान लीजिए आपने 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट कर दिए, और कितने से चलाया आपने उसे 5 मिनट चलाया, तो कितने रिवॉल्यूशन कट जाएगा, वो 5000। मतलब ये कितना है, ये है उसका n3। और इसी के हिसाब से जो लोड उस पर लगा होगा उस ड्यूरेशन में, जो भी लगा हो वो भी चेंज हो सकता है, वो हो गया Pe3। तो यहां से मेरा एक मीन लोड आ जाता है। बात एकदम क्लियर है। ये मीन लोड मैंने क्यों बताया इतना, क्योंकि मुझे जरूरत है आपको ये एवरेज लाइफ बताने की, रेटेड लाइफ बताने की, वो है जरूरी, ठीक है। एवरेज लाइफ, रेटेड लाइफ, पीएम इतना जरूरी नहीं है, बस फॉर्मूला मैंने बता दिया यहाँ पर। बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई, थोड़ी रफली क्लियर हुई है जो जो मैंने अभी बोला, ठीक है। तो अब लिखिएगा लाइफ, ऐसे हेडिंग डालिएगा, लाइफ ऑफ बेयरिंग, लाइफ ऑफ बेयरिंग। पहले लिखिएगा कौन सी वाली बेयरिंग है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। ये भी गलती मत कर देना, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग सोमरफील्ड के बाद में और उस वाले ग्राफ के बाद में खत्म हो गई है, उसकी कहानी नहीं चल रही है अब स्लाइडिंग की, अब चल रही है सिर्फ और सिर्फ एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, मतलब बॉल एंड रोलर बेयरिंग की। लाइफ ऑफ लाइफ ये कभी भी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की नहीं, सॉरी स्लाइडिंग बेयरिंग की नहीं होती है। ये उसमें क्या होता है, इसमें सोमरफील्ड नंबर बताया जाता है कि हाँ भाई इतने रिवॉल्यूशन में टूट जाएगा, ठीक है, वो है सोमरफील्ड नंबर, ठीक है। इसमें लिखेगा लाइफ ऑफ बेयरिंग में, लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग इज डिफाइंड एज, इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें से कुछ भी फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है, क्वेश्चन हमें करने नहीं है ज्यादा, इस पर एक क्वेश्चन करूंगा बस, है ना। इसमें लिखेगा लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग इज डिफाइंड एज, लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग इज डिफाइंड एज, life of an anti-friction bearing is defined as the number of revolutions that a bearing has undergone. Life of an anti-friction bearing is defined as the number of revolutions that a bearing has undergone before the evidence of a first fatigue crack. A first fatigue crack has undergone before the evidence of, evidence मतलब पहला हमने दिखा, हमें कुछ दिखा, before the evidence of a first fatigue crack either in the rolling element, either in the rolling element or in the races। चाहे रोलिंग में बॉल टूट जाए, चाहे रेसेस का कोई सा भी पार्ट टूट जाए, हमारे लिए वो जो बेयरिंग है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। आइदर इन दी रोलिंग एलिमेंट और इन दी रेसेस, ठीक है। तो अभी इनकी लाइफ की बातें करेंगे, इसमें 3 लाइफ हो जाती हैं आगे, तो अभी इसको हम बस जस्ट बढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फिलहाल अभी ये देखिएगा कि मैंने जो लाइफ ऑफ द बेयरिंग लिखवाई है वो क्या है। लाइफ ऑफ एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट ए बेयरिंग हैज अंडरगोन बिफोर द एविडेंस ऑफ फर्स्ट फटीग फेलियर, फर्स्ट फटीग क्रैक। मीनिंग क्या हुआ, आपके पास कौन सी चीज होती है, ये होता है इनर रेस
ये होती है रोलिंग एलिमेंट्स, ये होता है आउटर रेस। आपने शाफ्ट को घुमाया और ये क्या है, ये है मेरी हाउसिंग, जिसमें ये क्या है, फिक्स। अगर मैंने शाफ्ट को घुमाया, उसकी वजह से चाहे मेरा इनर रेस टूट जाए, चाहे मेरा रोलिंग एलिमेंट क्रैक हो जाए, चाहे मेरा आउटर रेस क्रैक हो जाए, चाहे मेरी हाउसिंग क्रैक हो जाए, कुछ भी क्रैक हो जाए, बियरिंग क्या हो गई, डैमेज हो गई। अगर मेरे कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, पर्टिकुलर लोड के हिसाब से, लोड कुछ लग रहा होगा, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, लोड के हिसाब से कैसे कैसे लाइफ होती है वो भी आगे लेके चलेंगे। कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसने बिना फर्स्ट क्रैक के झेले। और इसे फटीग क्रैक क्यों बोला, उम्मीद है समझ में आना चाहिए। फटीग क्योंकि ये रोटेशन में है, रोटेशन में है तो इसमें डायनामिक लोडिंग है, स्टैटिक है ही नहीं। शाफ्ट याद है ना, ऐसे ऐसे भाग रही है, लोड ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे भाग रही है, तो फटीग लोडिंग आ रखी है ना। एक बार ये चीज टेंशन में है तो नीचे जाने के बाद कंप्रेशन में आ गई, है ना। तो इसका मतलब फटीग फेलियर ही होगा जब भी इसमें होगा, है ना। तो फटीग फेलियर में जो भी इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जहां तक ये बिना क्रैक इनिशिएट हुए, तीनों में से किसी में भी ये चीज झेल पा रही है, वही उसकी लाइफ कहलाती है। तो लाइफ किसके टर्म में आ गई, टाइम के टर्म में नहीं, लाइफ आ गई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के टर्म में, मतलब मिलियंस। जैसे 10⁶ मिलियन रिवॉल्यूशन कर लिए, ये उसकी लाइफ है। बात क्लियर है। ये लाइफ हमारी टाइम नहीं है, सेकंड्स नहीं है यहाँ पर, इस किस में, हमारी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में, बॉल बेयरिंग में, रोलर बेयरिंग में। क्लियर। तो अब लिखिएगा, इसी में लिखिएगा अब नॉमिनल लाइफ, इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिएगा नॉमिनल लाइफ और रेटेड लाइफ। नॉमिनल लाइफ और रेटेड लाइफ, लाइफ ऑफ बियरिंग में फर्स्ट हेडिंग डालिएगा नॉमिनल लाइफ और रेटेड लाइफ। रेटेड लाइफ, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, L10 और L90, ऐसे दो वर्डिंग में आता है, L10 और L90। L90 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। प्रोबेबिलिटी याद है वो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जितनी अभी जीवित है, जीवित है का मतलब क्या हुआ, जिनमें अभी क्रैक नहीं आई। अभी अभी ये चीज अभी समझ में आएगी, मैं एक पहले थोड़ा सा वो समझा दूं। एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब थोड़ा सुनना, ये जो थी लाइफ ऑफ बियरिंग, जिसे आपने बियरिंग की लाइफ बोला, वो क्या था, वो था फर्स्ट फटीग क्रैक ऑफ एन इंडिविजुअल बियरिंग। एक बियरिंग के अंदर जब फर्स्ट फटीग क्रैक आएगा, वो उसकी क्या कहलाती है, लाइफ। उसके आगे ये मत लगा देना एवरेज लाइफ, नॉमिनल लाइफ, ना, वो क्या है, वो बियरिंग की बस लाइफ है ना। अगर मैंने कहा बियरिंग की नॉमिनल लाइफ, तुरंत माइंड में क्या लेके आना है, तुरंत माइंड में लेके आना है आइडेंटिकल बियरिंग्स का ग्रुप। कभी भी नॉमिनल लाइफ अकेली बियरिंग के लिए डिफाइन नहीं हो सकती। ये क्या सोचना है, तुरंत बियरिंग एक जैसी, उनका क्या करना है, ग्रुप बना देना है, चाहे 100 मानो, चाहे 200, चाहे 1000, वो आपकी मर्जी। जैसे ही आप ये सारी लाइफ लिखोगे ना, उसमें से आपके पास सबसे पहली जो नॉमिनल रेटेड लाइफ है, उसमें ये आइडेंटिकल बियरिंग का ग्रुप मानोगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपके पास 100 बियरिंग्स हैं, 100 बियरिंग्स एकदम आइडेंटिकल, इनको आपने सेम लोड पर अलग अलग मशीन पर चलाया, अलग अलग मशीन में शाफ्ट लगी हुई है, वो उनमें बियरिंग लगा रखे हैं इमेजिनेशन में, और उसके हिसाब से हमने लोड सेम लगा के उनको चलाया। उसमें से रियल है ना, रियल बियरिंग्स बन रही है ना, वो तो रियल बियरिंग कभी भी सेम हो नहीं सकती, भले से थ्योरेटिकल कितनी भी आइडेंटिकल मान ले, रियल तो कभी सेम नहीं हो सकती। हमने क्या चेक करना है, मान लीजिए 100 इनके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुए, सबको शुरुआत, सबको हमने एक साथ स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट 100 इनके रिवॉल्यूशन हो गए, सबके अपने अपने टोटल नहीं, अपने अपने 100 रिवॉल्यूशन कर लिए सबने अपने अपने, क्या है, नहीं टूटी। देखा हमने 500 रिवॉल्यूशन पर कोई नहीं टूटा, 500 रिवॉल्यूशन पर कोई नहीं टूटा। क्या देखा, 501 रिवॉल्यूशन में, 510 रिवॉल्यूशन में एक बियरिंग टूट गई। 100 बियरिंग रखी थी, एक बियरिंग टूट गई, एक मशीन खराब हो गई 510 रिवॉल्यूशन। 520 रिवॉल्यूशन पर जब पहुंचे, सबके रिवॉल्यूशन तो बढ़ रहे हैं ना, 510 वाली तो खराब हो गई, वो तो हमारी आउट हो गई ना। 520 रिवॉल्यूशन पर दूसरी बियरिंग आउट हो गई, एक कोई दूसरी थी, वो हमने टिक किया कि दूसरी बेयरिंग वहां पर आउट हो गई, मतलब वो हमारी खराब हो गई। एक बेयरिंग खराब हुई 510 पर, दूसरी बेयरिंग खराब हुई 520 पर, बाकी बेयरिंग तो भी 520 भी झेल रही है ना। थोड़ा दूसरों को भी तो सोचो,
520 बाकी बेयरिंग तो झेल रही है ना, ठीक है। अभी क्या हुआ, मैंने नेक्स्ट 530 की, मतलब और बेयरिंग, मतलब रिवॉल्यूशन बढ़ाई जा रहा हूं मैं, तो 530 की पता लगा तीसरी एक और बेयरिंग थी कहीं रखी हुई, वो खराब हो गई, मतलब किसी मशीन में वो लगी थी, वो खराब हुई। ऐसे जब मैं देखता हूं तो 600वें रिवॉल्यूशन पर, 600th रिवॉल्यूशन पर मैं क्या देखता हूं, 10वीं बेयरिंग खराब हो जाती है, 10th बेयरिंग खराब हो गई। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने 100 बेयरिंग मानी हुई है, उन 100 बेयरिंग में मैंने 10 बेयरिंग को 600वें रिवॉल्यूशन पे खराब कर दिया, बट वो कब से चली थी, वो 500 के बाद खराब होनी शुरू हुई, 510 के बाद, सॉरी 510 के बाद खराब होनी शुरू हुई, 10वीं बेयरिंग मेरी 600 पर खराब हो गई। आप लाइफ किसकी बोलोगे, 510 की लाइफ बोलोगे, 520 की बोलोगे, या 600 की लाइफ बोलोगे? याद रखना, नॉमिनल या रेटेड लाइफ आपको ये बोलती है कि अभी मेरी 90%, अब देखो मैंने 100 का एग्जांपल लिया ना, तो परसेंट खत्म हो गया मेरा, ठीक है। 100 में से 90% अभी भी मेरी क्या है, सरवाइव कर रही है। 90 तो नहीं टूट रही है ना, 10 टूट गई है 600 पर पहुंचते ही, 10 टूट गई है, चाहे वो पहले से टूटती हुई आ रही है, बट 10वीं जहां टूटी, जहां 10वीं टूटी है, वो मेरी क्या है, वो मेरी नॉमिनल लाइफ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 600 रिवॉल्यूशन है वो मेरे नॉमिनल लाइफ है। नहीं समझ में नहीं आया? क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब ये तो मैंने नॉर्मल सा लिया है, ये तो मिलियंस रिवॉल्यूशन में पहुंचती है, मैं 600 तो ऐसे समझाते हुए ले लिया, मिलियंस रिवॉल्यूशन है ना। आपकी 10 ये बियरिंग खराब नहीं होंगी इतनी जल्दी, जब तक मिलियन रिवॉल्यूशन ना कर जाएंगे। ठीक है, बात एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। तो ये था मेरा, और 90% सर्वाइवल है, 10% क्या हो गई, फेल हो चुकी है, तो उसी को हम नॉमिनल और रेटेड लाइफ बोलते हैं। क्लियर है? तो लैंग्वेज लिख लें फिर, ठीक है, जल्दी से लिखिएगा फिर। नॉमिनल और रेटेड लाइफ ऑफ एन ग्रुप, nominal or rated life of an group of identical varying is defined as nominal life or rated life of an group of identical varying is defined as the number of revolution। बस 2 से 4 मिनट का कहानी बची है, अभी खत्म होने वाला। group of identical varying is defined as the number of revolutions that 90%, the number of revolutions that 90% of the group of bearings, that 90% of the group of bearings can survive or exceed before the first fatigue failure, can survive or exceed before the first fatigue failure। नहीं समझ में आया? क्लियर है? क्या बोला मैंने, 90% हमारी सर्वाइव हो गई है ना। अगर 90% सर्वाइव हो गई तो वो जो पॉइंट है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का, वही उसकी नॉमिनल और रेटेड लाइफ। यस, क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लाइफ के अंदर ही दूसरी हेडिंग है एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, इसमें लिखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। एवरेज लाइफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एवरेज लाइफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके लिए है, L10 के लिए है, ये है L50 के लिए, है ना। एवरेज लाइफ किसके लिए बोली जाती है, एवरेज लाइफ ऑफ दी, ये फिर से किसके आएगी, ग्रुप की। एवरेज लाइफ क्या कहलाएगी, L50। चाहे इसे सर्वाइवल बोलो, चाहे इसे फेलियर बोलो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि दोनों हमारी एक जैसी हैं। अब जो 100 बियरिंग थी आपके पास, उसमें से 600 की कहानी पूरी हो गई थी, मतलब 600 रिवॉल्यूशन की बात हो गई थी। अब मैंने कहा चलो भाई और हमने रिवॉल्यूशन बढ़ाए, पता लगा 900 रिवॉल्यूशन पर आपकी 50 बियरिंग फेल हो गई। तो अब बताओ, 50 बची, 50 फेल हो गई, तो इसका मतलब 900 क्या है मेरा एवरेज लाइफ। मिनिमम रिवॉल्यूशन में होगा कुछ, ठीक है, तो वो हमारा एवरेज लाइफ है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब एक छोटी सी कहानी और, मैंने कहा ना बस जो थोड़ा सा बचा हुआ है, अब छोटी सी कहानी। L90 की वैल्यू क्या होती है, L90 की वैल्यू, सॉरी L50 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। L50 की वैल्यू, L50 की वैल्यू क्या होती है, 5 टाइम्स ऑफ L90। बस ये थोड़ा सा याद रखना। मतलब क्या हुआ, जो मेरी नॉमिनल लाइफ है, जो रेटेड लाइफ है, जो 90% सर्वाइवल की लाइफ थी 600, मैंने जो 600 के बाद 900 बोल दिया, 600 के बाद 900 नहीं आएगा, एवरेज लाइफ क्या आएगी, 600 गुणा 5,
6 पंजे 30, 3000 वी हमारी क्या होगी L50। बात एकदम क्लियर है। उसका अगर हम एक इमेजिनरी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो वो क्या होगा 5 टाइम्स होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलो अब नॉर्मल वो एक जो एक्चुअल वाला इसका रिलेशन होता है वो नहीं लिख पा रहा मैं आपको, फिर और ज्यादा टेंशन हो जाएगी, तो उन चीजों को छोड़ दो, इतना काफी है ना, उससे ज्यादा रिलेशन नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ क्या चीज, बियरिंग, बस अब एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है। एक्चुअली एक फॉर्मूला ये भी था ना L/L50/L90 का। ठीक है, अरे नहीं बस थोड़ा सा, अब बस एक लास्ट फॉर्मूला बचा है, लास्ट फॉर्मूला, बस लास्ट फॉर्मूला है। अब लिखेगा बेसिक डायनामिक कैपेसिटी और बेसिक लोड रेटिंग, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी और बेसिक लोड रेटिंग, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी और बेसिक लोड रेटिंग, इसे लिखेगा इट इज डिफाइंड एज बेसिक डायनामिक कैपेसिटी और बेसिक लोड रेटिंग, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियरेंस रेशियो में मत फंस जाना, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी बेसिक डायनामिक कैपेसिटी और बेसिक लोड रेटिंग, बेसिक लोड रेटिंग, ये है सी से डिफाइन करते हैं इसे। ठीक है, लिखेगा इसमें इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड that 90% of the group of identical bearings, it is defined as the maximum load that 90% of the group of identical bearings can withstand, group of identical bearings can withstand for a minimum life of 1 million revolution, for a minimum life of 1 million revolution, 1 million revolution। मतलब बेसिक डायनेमिक लोड या बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी वो कहलाती है कि किस लोड पर, समझ रहे हो मेरी बात को, बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी या बेसिक डायनेमिक लोड, ये एक तरह से लोड है, मैंने आपसे शुरू में बोला था ना एक लोड पर उसकी एक लाइफ होगी, है ना, तो एक ये किस लोड पर ये जो मेरी बेयरिंग्स का ग्रुप है आइडेंटिकल बेयरिंग्स का, ये 1 मिलियन रिवॉल्यूशन पूरा कर जाए, फर्स्ट फटीग फेलियर ना आए, कितनों में 90% में, पहली वाली नहीं 90%, क्योंकि हमेशा नॉमिनल लाइफ के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, तो 90% मेरी सरवाइव कर जाए, कब तक 1 मिलियन रिवॉल्यूशन तक, वो लोड मेरा क्या कहलाता है, बेसिक डायनेमिक लोड। समझ में आ रहा है कुछ मैंने क्या बोला? ठीक है, बस इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, वो है हमारा L90 इक्वल टू CYP, ये P क्या है, PM और PE। अब PM को लिखने के लिए यहां पर मैंने पहले वो लिखा रखा है PM और PE टू द पावर K। अब ये K वाला क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है, तो प्लीज याद रखना, इस बार आपसे ना पूछ लिया जाए K। L90 इक्वल टू CYP और PM टू द पावर K। K की वैल्यू होती है 3 फॉर दी बॉल बेयरिंग, ये बॉल बेयरिंग के लिए है, और ये K की वैल्यू होती है 10/3 का मतलब हो गया 1.334 रोलर बेयरिंग, रोलर बेयरिंग। तो आपसे यहां से एक चीज समझ में आ रही है, रोलर बेयरिंग की लाइफ क्या होगी, ज्यादा होगी सेम लोड के लिए। ठीक है, रोलर बेयरिंग की लाइफ ज्यादा होगी सेम लोड के लिए, मतलब वो ज्यादा लोड कैरी कर सकता है रोलर बेयरिंग। ठीक है, ये दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी हुई है क्वेश्चंस में। ठीक है, सी क्या है मेरा, डायनेमिक लोड कैरिंग कैप, ये वाली चीज डायनेमिक लोड कैपेसिटी, और ये PM क्या है मेरा, इक्विवेलेंट लोड, और ये L90 क्या है मेरी रेटेड लाइफ, और K क्या है मेरा वो फैक्टर जिसकी वैल्यू 3 होती है फॉर बॉल बेयरिंग एंड 10/3 होती है रोलर बेयरिंग। ठीक है, K को रेटेड ना K तो एक फैक्टर है बस, एक फैक्टर है, K इज ए फैक्टर फॉर बॉल बेयरिंग 3, K इज ए फैक्टर फॉर रोलर बेयरिंग 1.33। ठीक है, इसकी लाइफ ज्यादा है क्योंकि इसका K ज्यादा है ना, मतलब इसकी पावर ज्यादा है, तो L90 की वैल्यू ज्यादा आएगी सेम लोड के लिए। पावर बोली मैंने, क्या बोली है, पावर मतलब ये पावर मतलब ये ऊपर, ओहो मैंने क्या बोल दिया, सॉरी यार, ये 3.33, ये 1.33 नहीं है यार, 10/3 3.33 होगा ना। हाँ, ये रोलर की तो ज्यादा है, ये तो बोल रहा हूँ, अच्छा मैंने लिख गलत दिया था, माइंड में चल रहा था कि ज्यादा ही है, ऑब्वियसली मैं 10/3 के हिसाब से 3.33 माइंड में सोच रहा था, लिखा मैंने, अच्छा हुआ कि देख लिया, नहीं तो 1.33 रट लेते आप।
सही है, बढ़िया, बात क्लियर है। ठीक है, ये हो गया हमारा बियरिंग चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है? हाँ। चलो ये क्लच के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट अ सिंगल प्लेट क्लच फ्रॉम द फॉलोइंग। रॉन्ग कौन सा होना चाहिए? क्या चीज? ना भी है, कपलिंग वगैरह है। ठीक है, उम्मीद है कल खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये अभी क्लच वाले क्वेश्चन है क्योंकि हमने क्लच अब कंप्लीट कर लिया है। तो बताइए कौन सा है। इट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द फ्लाईव्हील टू ट्रांसमिशन शाफ्ट, ये तो सही है इसका, तो रॉन्ग तो है नहीं। इट प्लेस्ड बिटवीन द इंजन शाफ्ट, ये भी होता है। टॉर्क इज ट्रांसमिटेड बाय द फ्रिक्शन कपलिंग, फ्रिक्शन कपलिंग ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, कपलिंग वर्ड आ गया ना, डाउटफुल है। पावर इज ट्रांसमिटेड बाय ए कोन ऑन द ट्रांसमिशन शाफ्ट एंगेजिंग विद अ टेपर्ड रेसिस्टेंस इन द फ्लाईव्हील। टेपर्ड होता है तो कौन आपका कौन जो प्लेट है, कौन प्लेट क्लचेस हैं, वो बिल्कुल उसके लिए ये वर्ड सही है, उसके लिए ये वर्ड सही है। किसमें है क्वेश्चन? सिंगल प्लेट क्लच, सिंगल प्लेट क्लच के लिए टॉर्क इज ट्रांसमिटेड बाय द फ्रिक्शन। यस, अगर कपलिंग को हम इग्नोर में मारेंगे, बट ये वाली चीज क्या है, ये कौन के लिए है, ये डिस्क प्लेट के लिए नहीं है। नहीं, सिंगल प्लेट की तरह यूज करेंगे बट वर्डिंग वाइज सिंगल प्लेट रहेगा। ठीक है, सिंगल प्लेट का मतलब क्या हुआ, डिस्क। ठीक है, कौन के लिए वर्ड यूज आएगा क्वेश्चन में, कौन है ना, कौन कौन वर्ड यूज आएगा। ठीक है, अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की जगह कपलिंग वर्ड होता तो फिर कैंसिल था, है ना। अगर फ्रिक्शन ना होता, कपलिंग था, तो फिर ये कैंसिल था, हमें फिर उसको लेके चलना पड़ता। बट यहाँ फ्रिक्शन कपलिंग है, ठीक है यार, फ्रिक्शन कपलिंग मतलब एक सेंस लिया हुआ है कपलिंग का, ऐसा नहीं है कपलिंग ही लगा रखी है। ठीक है, चलो, तो दिस इज दी राइट, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ये हो गया इसके लिए, सिंगल प्लेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लच इज टिपिकली प्लेस्ड इन बिटवीन इंजन्स एंड बिटवीन इंजन एंड, किसके अंदर होती है वो, क्लच 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 क्लच, इंजन इंजन इंजन, ट्रांसमिशन नहीं, टॉर्क कन्वर्टर, क्या है ये, व्हील एक्सल, प्रोपेलर शाफ्ट, किसके अंदर होती है, जो हमारे पास व्हील प्रोपेलर शाफ्ट है उसके अंदर, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट ही हमारी क्या है, गियर बॉक्स से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये किसके अंदर होगी, द क्लच इज टिपिकली प्लेस्ड बिटवीन द इंजन शाफ्ट एंड द प्रोपेलर शाफ्ट, गियर बॉक्स से आगे होती है। तो अब हाँ, ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पर ये चीज चाहिए लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके 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 यार, बट उसके रेस्पेक्ट में एक नाम ये भी आ जाता है, कौन सा, टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है, गियर बॉक्स। हाँ, एक्चुअली ये ओमेगा को चेंज करता है ना, ओमेगा सेम रहता है, सॉरी रेडियस को चेंज करता है ना, रेडियस के हिसाब से हमारा टॉर्क चेंज होता है वहां पर। ठीक है, बट ये टॉर्क कन्वर्टर ऑब्वियसली टॉर्क कन्वर्टर से फ्लूइड मशीनरी से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, प्रोपेलर शाफ्ट इज द बेटर आंसर, प्रोपेलर शाफ्ट इज द बेटर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। if there are n disc of the driving shaft and n disc on the ये m disc है, n disc है ड्राइविंग पर, m disc है ड्रिवन पर, तो पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट m प्लस n माइनस। ठीक है, आगे चले। ठीक, नेक्स्ट, which of the following statement is correct about the dry clutches। ड्राई क्लचेस कौन सी होती हैं, सिंगल प्लेट क्लचेस, है ना, वेट क्लचेस, मल्टीप्लेट क्लचेस। तो ड्राई क्लचेस में कौन सा होता है, रोंग, हीट डिसिपेशन मोर डिफिकल्ट इन ड्राई क्लचेस, ये रोंग हमें फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ वेयर इज मोर इन ड्राई क्लचेस, ड्राई क्लच हैज द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन से हैं, ड्राई क्लच हैज द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बात सही है, क्योंकि अगर वेट करोगे म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरा, रेट ऑफ वेयर इज मोर, हाँ यार मोर होता है, क्योंकि वेट करोगे तो फिर मोर रेट ऑफ वेयर कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हीट डिसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन द ड्राई क्लच। यस, क्यों, क्योंकि हीट डिसिपेशन का मतलब क्या हुआ, हीट का मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, उसका हर तरफ को भागना। ठीक है, वो इसमें क्या है, डिफिकल्ट इसमें है, जबकि इजी किसमें है, मल्टीप्लेट क्लचेस में। ठीक है, मल्टीप्लेट एंड सिंगल प्लेट की बात करोगे तो क्या है, सिंगल प्लेट क्लच सेम डाया के हिसाब से क्या होगा, सेम डाया के हिसाब से हीट डिसिपेशन कम कर रहा है, जबकि मल्टीप्लेट क्या कर रही है, ज्यादा कर रही है सेम डाया के हिसाब से। क्या चीज, हाँ कौन सा, क्या, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन तो पूरा ही हो गया ना। अच्छा, ओहो, इन्होंने देखो देखो देखो, ये क्या है ना, ये सारी चीजें हैं तो रिलेट करते हुए,
रिलेट करते हुए, बट इन्होंने क्या सोचा हुआ है ना, इसको बहुत ही ऐसे सोच लिया, इंजन एंड ट्रांसमिशन पूरा, है ना, इंजन एंड ट्रांसमिशन, इन्होंने ये सोच लिया। ठीक है, अब वही चीज है ना, आंसर तो सही है सभी, प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पर है, उनको प्रोपेलर शाफ्ट को फाइनली कनेक्ट तो ये क्लच से ही किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये फिर आंसर ये टॉर्क कन्वर्टर कौन सा वाला हो गया, जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स बेसिकली टॉर्क कन्वर्टर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टिपिकल हो जाता है कभी 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 टिपिकल हो जाता है। ठीक है, नहीं नहीं टेंशन ना लो, बहुत ज्यादा हर जगह ये ऐसा यूज नहीं होगा, हर जगह ऐसा यूज नहीं होगा कि बहुत सिमिलर सा लगे, बट आंसर्स कुछ अपने उनके हिसाब से हों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये द आउटर कोन ऑफ द कॉनिकल क्लच इज कीड टू द आउटर कोन ऑफ द कॉनिकल क्लच इज कीड टू द, आ तो रहे हैं बट अभी तो पढ़ा हुआ था सब कुछ। ठीक है, द आउटर कोन ऑफ द कॉनिकल क्लच इज कीड टू द, क्या हो जाएगा, आउटर कोन ऑफ द कॉनिकल क्लच इज कीड टू द ड्राइविंग और ड्रिवन, ड्राइविंग शाफ्ट, एंड द इनर कोन इज फ्री टू स्लाइड एक्सियली। ठीक है ना, एक मिनट, द आउटर कोन ऑफ द कॉनिकल क्लच इज कीड टू द ड्राइविंग, है ना, एंड द इनर कोन इज फ्री टू स्लाइड एक्सियली। हाँ तो सही तो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जो क्लच का ये वाला पार्ट है, ये उससे होगा ना, ये इससे होगा ना, इससे, ये वाला इससे, कीड का मतलब क्या हुआ, कीड का मतलब एक तरह से यहाँ पर इससे कनेक्टेड, कि कनेक्ट इससे होगा तो ये ड्राइविंग हो गया, इस कीड टू द ड्राइविंग शाफ्ट एंड इनर कोन इज स्लाइड, क्या होगा, एक्सियली, कैसे जाएगा वो, फ्रीली, फ्रीली, कहाँ गया, फ्रीली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइविंग एंड, ये फ्री, ड्राइविंग एंड फ्री, ड्राइविंग जो चला रहा है इससे कीड हो गया ना, इससे कनेक्ट हो गया ना, कनेक्ट तो इससे होगा तभी तो जाएगा, है ना, जो फ्लाई व्हील ड्राइविंग है ना उससे कनेक्ट होगा तभी तो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइविंग एंड जो इनर कोन है वो क्या होगा, फ्री। हाँ, फ्लाई व्हील की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किससे कीड होगा, खुद से थोड़ी होगा, है कि नहीं, तो वो ड्राइविंग से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लच इज आल्सो कंसीडर्ड एज द वेट क्लच, कौन सा होगा, मल्टीप्लेट, मल्टीप्लेट बी। ठीक है, आपने डी बोला, बी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ पॉजिटिव क्लच, डॉग क्लच। ठीक है, गुड। और जो which of the following theory is are used for the determination of the torque quantity in cone clutches, cone clutches। हाँ, अब एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन से मुझे छोटी सी चीज याद आई। अगर मैं आपसे कहता हूं, देखो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर चीजों की ना, हर चीज बताते हुए कभी कभी कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, तो वो चीजें हमारी क्वेश्चन में होंगी। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ न्यू क्लचेस कौन सी थ्योरी की बनती हैं, तो न्यू क्लचेस कौन सी थ्योरी से बनती हैं, जब न्यू क्लच लेके आओगे तो उसके सरफेस क्या होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, इसका मतलब क्या होगा, यूपीटी के अंडर आएगी, यूपीटी के अंडर। बट जैसे जैसे ओल्ड क्लचेस हो जाएंगी, जैसे जैसे ओल्ड क्लचेस हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अंडर हम इनको स्टडी करेंगे, हम इनको यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म वियर एंड यूनिफॉर्म प्रेशर। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि इज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द टॉर्क क्वांटिटीज इन कॉन क्लचेस, कॉन क्लचेस को हम क्या चाहेंगे, किसके अंडर काम करवाना चाहेंगे, यूनिफॉर्म प्रेशर या यूनिफॉर्म वियर, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अंदर। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर, अच्छा वियर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अंदर। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्राई क्लच एंड वेट क्लच, इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है, हीट डिसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन ड्राई क्लच, मोर, ये तो करेक्ट है, मोर डिफिकल्ट करेक्ट है, सेम रेडियस के लिए मोर डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, रेट ऑफ वियर इज वेरी लेस इन वेट क्लचेस एज कंपेयर टू, ये भी सही है, मतलब हमें ये दोनों सही है फिर तो। torque transmission capacity of dry clutch is less than that of the wet clutch, क्या torque transmission capacity of dry clutch is less than wet clutch होता है, हम बात सही है, हाँ हमेशा सही नहीं है, चलो इस बात चीज को हम यहाँ पर वो कर लेते हैं। ठीक है, engagement in wet clutch is smoother than the dry clutch, engagement in wet, yes ये वाली चीज तो सही है, engagement in the wet clutch is smoother than the dry clutch, एंगेजमेंट तो सही है ना उसका, क्यों, क्योंकि उसमें तो वैसे ही लुब्रिकेशन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो हमारे पास जो एंगेजमेंट है वो थोड़ा टफ बैठेगा ना,
ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तुरंत 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 वो चीजें आ रही है, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास लुब्रिकेशन है, वेट क्लच में लुब्रिकेशन है, तो इसमें स्मूदर है, इसमें क्या है, इसमें स्मूदर नहीं है। ठीक है, वेट क्लच में एंगेजमेंट टफ है ना, ना वो तो जो क्लचेस होते हैं, वो जो क्लचेस होते हैं, वो जो क्लचेस हैं जिसमें ये वाली चीज है, ये वाली चीज क्या है, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ ड्राई क्लच इज लेस देन वेट क्लच, ऑलवेज नहीं। ठीक है, ये वाली चीज क्या है जो मैंने आपको आज भी लिखवाया था कि ये वाली चीज क्या है कि टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ड्राई क्लच इट कैन बी हाई, इट कैन बी हाई एज कंपेयर टू वेट क्लच, जैसे कि बस में होती है, बस में ज्यादा होती है क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा है, यहाँ तो स्पेस की बात नहीं है, तो इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following theory is used in the design of the clutches when the friction lining get worn out? अगर friction lining worn out हो गई तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, वेरी गुड, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, worn out मतलब वियर हो जाने के बाद की बात है, ओल्ड क्लच हो गई वो एक तरह से। अब ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, इनके बारे में बताओ क्या हो जाएगा यहाँ, द इक्वेशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क ट्रांसफर कैपेसिटी इन द कॉनिकल क्लच एज पर द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, मतलब यूडब्ल्यूटी, यूडब्ल्यूटी, यूडब्ल्यूटी यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से क्या होगा, आर नोट प्लस आर आई डिवाइडेड बाई 2 एंड म्यू डब्ल्यू, है ना, और ये क्या है, कोनिकल है तो साइन अल्फा। अब बस यहाँ से आपके पास कौन सा हो गया, यही ऑप्शन होगा, और वैसे भी यहाँ डी है, यहाँ आर है, तो डिवाइड करोगे 2 से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 में, और यहाँ पर 4 हो जाएगा आर को चेंज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू द वियर वेरीज, अगर फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू है, अब समझो मेरी बात को, फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूपीटी है तो क्या होगा, कैसे जाएगा जो हमारे पास वियर है, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, वियर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, नहीं वियर चेंज होगा। वियर क्या होता है, वियर तो ये होता है ना P इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाली चीज हमारी यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की होती है। यहाँ पर क्या है, द वियर वेरीज डायरेक्टली टू रेडियस, इनवर्सली डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अगर आप खुद सोचो, प्रेशर अगर हर जगह सेम है, चलो इस वाली कहानी को भी सब समझ लेते हैं, प्रेशर अगर हर जगह सेम है, ठीक है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, वियर तो ये है ना P इंटू आर, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वियर क्या होगा, वियर, ओहो भाई सोचो, प्रेशर नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, पहले ये सोचो, लाइनिंग इज न्यू मतलब यूपीटी फिक्स हो गई, यूपीटी फिक्स हो गई, यूपीटी फिक्स है तो अब मैं वियर की बात कर रहा हूँ, वियर की, ये तो प्रेशर है, मैं वियर की बात कर रहा हूँ। वियर क्या है, वियर हमारे पास है, वियर इक्वल टू है P इंटू आर, अगर P इंटू आर कॉन्स्टेंट तो वो है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। मैं कह रहा हूं वियर अगर P इंटू आर है तो अब बताना मुझे, प्रेशर तो है कांस्टेंट इस थ्योरी के लिए, इस थ्योरी के लिए प्रेशर कांस्टेंट, जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे वियर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो डायरेक्टली टू दी रेडियस, कोई दिक्कत, वियर आपने यही तो पढ़ा था उस दिन, समझाया तो था चोक को घिसना, तो वो क्या है, P इंटू आर इज दी वियर, वियर अगर कांस्टेंट है, चोक अगर एक ही है, दोनों बार में एक ही चोक को घिस रहे हो आप, सेम घिसी जा रही है, तो वियर क्या हो गया, कांस्टेंट। तो वियर अगर हमारे पास P इंटू आर है, अगर लाइनिंग न्यू है तो हमने कौन सा लगाया, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में प्रेशर अगर कांस्टेंट तो रेडियस अगर बढ़ेगी तो वियर बढ़ेगा, है कि नहीं। ये ग्राफ किसका था जो सुबह बनाया था, वो था प्रेशर का, इसमें भी, और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में अगर वियर का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा आएगा, वियर का कांस्टेंट आएगा, वियर कांस्टेंट होगा, जबकि प्रेशर क्या था, प्रेशर हमारा हाइपरबोला था। क्लियर है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यूनिफॉर्म वियर पर प्रेशर कांस्टेंट ऐसा किसने कहा, इस क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये अगर लाइनिंग इज न्यू है तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लगाओगे, यूपीटी लगाओगे, यूपीटी लगाओगे तो रेडियस चेंज करने पर आपका वेयर भी चेंज होगा, है कि नहीं, ये चीज है। नेक्स्ट, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज, अब बताओ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में प्रेशर कैसे जाता है, इसमें बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या तो इनवर्सली या हाइपरबोलिक, है कि नहीं, तो P इज प्रोपोर्शनल सी बाई आर आ गया ना, तो ये क्या हो गया, इनवर्सली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, अगर हाइपरबोलिक होता तो हाइपरबोलिक आंसर। क्लियर, नेक्स्ट चलें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, ये वाले क्वेश्चन वही थे जो क्लच के हमने किए थे परसों, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद जो आज हमने किया हम उसको भी लेके चल रहे हैं, क्लच आज हमने एक तरह से कंप्लीट ही कर लिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी द इक्विवेलेंट विद द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए डिस्क और ए प्लेट क्लच, ठीक है,
फ्लैट पाइवट बेयरिंग, फ्लैट कोनिकल कोलर बेयरिंग, कोनिकल पाइवट बेयरिंग या फिर ट्रेपेजोइडल पाइवट बेयरिंग। उम्मीद है अब आपको बेयरिंग पढ़ने के बाद इनसे रिलेशन समझ में आ गया होगा, रिलेशन समझ में आ गया होगा कौन सी वाली चीज की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दो चैप्टर एक साथ हैं, said to be equivalent with the frictional torque transmitted by disc or a plate clutch। डिस्क और प्लेट क्लच क्या करती है, किससे रिलेट करती है ये? फ्लैट पाइवट, फ्लैट कोलर, फ्लैट कोलर, फ्लैट पाइवट, कोनिकल पाइवट या फिर ट्रेपेजोइडल पाइवट। सोचो 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 सोचो, क्या हो गया? अच्छा आज, हाँ यार आपका एग्जाम भी तो था, कैसा कैसा रहा था एग्जाम आपको? बढ़िया रहा? क्या क्या हुआ, क्या हुआ?